अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एफएम में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो आइए मैं और आप करते हैं एक हसीन सी और खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ एक साथ, क्योंकि हर सुबह अपने साथ एक खुशखबरी लेकर आती है कि अल्लाह ताला ने आपको एक और मौका दिया है, आपको ज़िंदगी का एक और दिन, बड़ा ही हसीन और खूबसूरत दिन नवाजा है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के जो मकासद हैं, जो गोल्स हैं, उनके लिए मेहनत कर पाएँ, उनके लिए स्ट्रगल कर पाएँ। और जिंदगी में कंसिस्टेंसी बेहद जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, चाहे आप बेबी स्टेप्स लेते हैं, तो आपके लिए कामयाबी एक दिन यकीनी हो जाती है। तो इसलिए छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और आपकी लाइफ में गोल जरूर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने कभी भी किसी इंसान को बिना किसी मकसद के इस दुनिया में नहीं पैदा किया। और अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि फलां के अंदर तो कोई स्किल नहीं है, फलां को तो पता नहीं है, वो तो बिल्कुल नालायक है। तो नालायक और फेलियर जैसी कोई भी टर्म्स इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे इस चीज का बिलीव है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंसान में कुछ ना कुछ नुमाया खूबी देकर उसे इस दुनिया में भेजा है। हर किसी के अंदर कुछ खास स्किल है जो उसको दूसरों से मुनफरद बनाती है। तो अपने अंदर की स्किल्स को, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को पहचानिए और उसी के साथ अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए जुट जाइए और उसी में स्ट्रगल कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए जरूर आसानियां पैदा करेंगे, जरूर आपके लिए दरवाजे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन उसमें आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका हार्डवर्क होना और आपका मुस्तकिल मजाज होना बेहद जरूरी है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। इसी अच्छी दुआ के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद का दर्जा हरारत पर नजर डालें तो गर्मी की शिद्दत में काफी इजाफा हो गया है और गुज़िश्ता 3-4 रोज से मैं देख रही हूँ कि सुबह सवेरे से ही शहरियों के चेहरे बड़े मुरझाने लग जाते हैं। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो तो चेहरों पर हर किसी के जो है एक बेजारी सी दिखाई देती है और उस बेजारी की बड़ी वजह गर्मी है, क्योंकि गर्मी अपना फिर से जोर दिखा रही है। मुझे लगता है कि जाती जाती बाहर की गर्मी है, तो इस वजह से फुल अपनी पीक पे चल रही है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। तो गर्मी की शिद्दत में आपने क्या करना है, आपने पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए। अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें, ताकि आप किसी भी तरह के सेहत के हवाले से आपको कोई भी मसला ना हो। और साथ ही साथ अगर आप शहर के बाहर का सफर कर रहे हैं या शहर के अंदर ही आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आउटडोर हैं, तो कोशिश क्या करें कि अपना जितना भी दिन भर की मसरूफियत उसको इस तरह से स्केड्यूल करें कि आप शाम के औकात में या बहुत अर्ली मॉर्निंग आप दिन के बाहर के काम सारे कर लें, ताकि जितनी शदीद गर्मी दिन के दरमियानी हिस्से में यानी कि दोपहर के वक्त में होती है उससे आप बच सकें। क्योंकि अगर आप बचेंगे तो ही आप अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि सेहत अगर आपकी डाउन जाती है तो आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बस अपना ख्याल रखिए, दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करने की कोशिश कीजिए और अच्छी अच्छी खबरें अगर हमें सुबह सवेरे में ही उठते ही मिल जाएं तो फिर उससे हमारा दिन बन जाता है। क्योंकि फैसलाबाद कारोबार के हवाले से जाना और पहचाना जाता है, तो अच्छी खबर ये है कारोबार के हवाले से कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा सुनने में आया कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। और अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी और पाकिस्तान में जो है ज़र मुबादला आएगा तो इससे हम सब के लिए खुशहाली के रास्ते खुलेंगे, दूसरों के लिए भी अगर हम आसानी पैदा करेंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर आप कुछ भी प्लानिंग करते तो इस तरीके से उसको प्लान करें कि वो सिर्फ आपकी ज़ात को फायदा नहीं दे, उसके साथ बहुत सारे लोग और भी जुड़े होते हैं। सेम गोज विद कि हम अपने बिजनेस सेक्टर में भी देख लें तो अगर फैक्ट्रियां हमारी, मिल्स हमारे और तजारती मराकज अच्छे से चलते हैं तो वहां पर लेबर के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई हमने देखा है कि किस तरह से आसमान से जाकर बातें करती है। महंगाई को अगर कंट्रोल करना है तो अपनी मैशियत को बेहतर करने की जरूरत है, अखराजात को कंट्रोल में लाने के लिए हमें अपनी आमदन को बढ़ाने की जरूरत है। तो कारोबारी हलकों से किस तरह की खबरें आ रही हैं और क्या इसमें पेशरफ्त हुई है, इसी हवाले से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर शराज भट्ट और अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोनों खैरियत से हैं? शराज, अच्छी बात यह है कि सुनने में आया कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, तो वो तो आप अब बेहतर बता सकते हैं कि फैसलाबाद की एक्सपोर्ट में कितना इजाफा हुआ है और इससे आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक्सपोर्ट बढ़ने के वाले से बात की, बिलाशुबा एक ठंडी हवा का झोंका है उन टेक्सटाइल ओनर्स के लिए, उन एक्सपोर्टर्स के लिए कि जो कि एक जहाद कर रहे हैं अपनी मैशत को चलाना और इन हालात के अंदर चलाना ये किसी भी चैलेंज से कम नहीं है। तो बिलाशुबा एक अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक चैलेंज भी है कि हमने इसको मेंटेन भी तो करना है ना। exactly. कि अगर ये बढ़ रही है तो ये पिछले साल कितनी थी, उससे पिछले साल कितनी थी, और हम
इस वक्त किधर खड़े हैं। तो अगर इसको 2-3 सालों पहले से कंपेयर किया जाए तो हम अभी भी पीछे हैं। हमें अभी भी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो आईटी की एक्सपोर्ट में $200 बिलियन को क्रॉस कर रहा है और हम $1 बिलियन के ऊपर पहुंच के अब कह रहे हैं जी हम $1 बिलियन पर पहुंच गए। बेसिकली हमारे कंपेटिटर बहुत हमसे ऊपर हैं। हम जितने मर्जी ऊपर चले जाएं, हमारे कंपेटिटर जो हैं दे आर लाइक वॉचिंग अस एंड दे आर बेसिकली गिविंग अस टफ कंपटीशन। और उस टफ कंपटीशन में हमें मैनेज करना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलना है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने एक्सपोर्ट को ना सिर्फ बढ़ाना है, आपने रोज़गार के मौके पैदा करने हैं, लोकल इंडस्ट्री को भी हमने सहूलियात देनी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान की सूरत हाल तो IMF की कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी हुकूमत जो है वो रिलीफ दे रही है। और 200 यूनिट का अगर रिलीफ मिला है तो वो भी मैं कहता हूँ कि लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ था। वो अलग बात है कि उसके ऊपर बाकायदा बिलों के ऊपर मेंशन किया गया कि आपके इतने पैसे जो हैं वज़ीर आला ने अदा कर दिए हैं। लेकिन चले इट्स ओके, कोई बात नहीं, लिख भी दिया, मेंशन भी कर दिया, तो फिर भी उसके बावजूद भी एक अच्छा रिलीफ था। लेकिन ये रिलीफ कंटिन्यू नहीं है, ये ख़त्म हो जाना है शायद इस महीने या अगले महीने ख़त्म हो जाएगा, सितंबर तक का, सितंबर तक। तो उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर हम वहीं पर स्टैंड करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्लेम तो ये किया है कि महंगाई की शरह जो है वो 29% से कम होके सिंगल डिजिट पे आ गई है, 9% पे आ गई है। अच्छा। लेकिन अगर आप रियलिटी ऑन ग्राउंड देखें और मार्केट में जाके देखें तो आपको अभी भी प्राइसेस हाई नजर आती है। ऑलमोस्ट आपके ग्रोसरी से लेके आपकी हर चीज़ जो है वो अभी भी महंगी है। तो आप ये कह सकते हैं कि कागजों में महंगाई कम हुई है, यानी चीनी, आटा, दालें, चावल, ये मेन ग्रोसरीज के अंदर होती हैं और इनकी प्राइस अभी भी वही है। या तो फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया जाता है या मराहत होती हैं वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रही, इसलिए कागजों में लग रहा है कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां नहीं है। हाँ। और अगर वो हैं तो मुतहरिक नहीं है, और उसकी वजह से फिर लोग जो है वो फायदा उठाते हैं। कोई एक जनरल स्टोर के ऊपर 150 रुपए चीनी है तो एक दूसरा जनरल स्टोर वाला 160 दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टोर पे जाके देखते हैं 165 मिल रही है। हर किसी का अपना रेट है, अपना रेट है, जस्ट बिकॉज कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस स्टार्ट हो तो शायद गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने प्राइसेस कम करनी है। हम जाके देखते हैं मुर्गी आपको आज भी 650 रुपए किलो मिल रही है, जो पिछले साल 200-250 रुपए किलो थी। तो कहाँ महंगाई कम है? हमें पता भी तो लगे ना महंगाई कम है। अगर आप महंगाई कम कर रहे हैं और इसका बेनिफिट लोगों को देना चाह रहे हैं, आपको देना चाह रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्राइस कंट्रोल कमेटियां बेच के ये इंश्योर करवाएं कि प्राइसेस कम हो रही हैं और लोगों को फर्क नजर आए। नहीं हो रहा, बिल्कुल फर्क नजर तभी आएगा जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी और वो अच्छे से अपने जितने भी हुकूमती रेट्स हैं उस पर लेकर आ सकेंगे। और ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि फैसलाबाद में हमने काफी टाइम से देखा है कि जितनी भी हमारी जिलाई कमेटियां हैं वो इस चीज में नाकाम दिखाई देती हैं। अच्छा, जिस तरह से हम एक्सपोर्ट बढ़ने की बात करें अब्दुर्रहमान, हम दुनिया के साथ तो अभी मुकाबले में है ही नहीं, कंपटीशन हम कर ही नहीं सकते। अभी तो मुझे लगता है कि हमारा कंपटीशन खुद के साथ ही है, हमें खुद की सूरत हाल को पहले से बेहतर बनाना है, तभी हम दुनिया के साथ compete कर सकेंगे। लेकिन फिर भी ये जो ठंडी हवा का झोंका, जैसे शराज ने बताया कि बिल्कुल इस तरह के क्रूशल हालात में हवा का एक छोटा सा झोंका भी हमारे लिए हमें बहुत बड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है। आप इस पे क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें क्या मजीद इजाफा होगा? जीनत, देखिए शराज ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये भी उन सनतकारों की वजह से है जो कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी ये जो 10% का, ये अगर आप पिछले हुकूमत के अदवार से कंपैरिजन करें तो फिर समझ आएगी। अगर आप पिछले साल से देखिए 2022 में तो शहबाज रजीम आ गई थी मैदान में, तो उन्हीं सालों से अगर आपने कंपैरिजन करना है कि पिछले साल से कितना फ़र्क पड़ा तो फिर तो वो 10% बड़ी बात है। लेकिन अगर आप PTI हुकूमत से कंपैरिजन करते हैं कि 2 सालों में कितना फ़र्क पड़ा तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि ये आप तो बहुत पीछे चले गए हैं। एनर्जी रेट्स में पीछे चले गए हैं, हर चीज़ में पीछे चले गए हैं। आप ना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना प्रॉपर इम्पोर्ट कर पा रहे हैं। ओवरऑल देखें, आपने मुकाबले की बात की, हम तो अपनी मईशत को जानबूझकर स्क्वीज़ कर रहे हैं। हम मईशत का फैलाव रोक रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। उसका अल्टीमेट नुकसान ये हुआ है कि जितने भी कैश कारोबार करने वाले लोग हैं या कैश कारोबार जिन शोबों में किया जाता था, जैसे प्रॉपर्टी या गाड़ियों की खरीदो फरोख्त या इस तरह के जितने भी वो कारोबार हैं जो कि मेन लिस्ट में नहीं थे टैक्स नेट में, वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। और वो सारी इन्वेस्टमेंट दुबई में जा रही है, बाहर के ममालिक में जा रही है, तुर्की में जा रही है, कनाडा में जा रही है। उसकी वजूहत ये है कि हम ईज़ टू डूइंग बिजनेस में बुरी तरह से नाकाम है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है, पुलिस इतनी मजबूत है कि खिदमत में
ताजर रोजाना की बुनियाद पर दरखास्तें देते हैं, रोते हैं, चीनी लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और वो इस कीमत पर छोड़ के जा रहे हैं जब उन्होंने 10 साल पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी तो उनको वो इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं मिल रही, उसकी भी वो 50% पे छोड़कर जाने के लिए तैयार है। ये सूरत हाल बनी हुई है कि यहाँ पे आना, इन्वेस्टमेंट करना और प्रॉफिट हासिल करना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। जो एक्सपोर्टर्स या जो इंडस्ट्रियलिस्ट अभी भी प्रोडक्शन में लगा हुआ है उसकी कई मजबूरियां हैं कि जिनकी वजह से वो मुल्क छोड़ना नहीं चाहता, कई कारोबार है, कई तरह के। अदरवाइज अगर उसके लिए आसानी हो तो जैसे बाकी एक लाइन लगी हुई है बाहर जाने की वो भी चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से दुबई या दूसरे ममालिक आसानियाँ पैदा करते हैं बैरूनी ममालिक से आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, अपने लोकल इन्वेस्टर्स के लिए, यहाँ पर तो ऐसी चीज़ ही कोई नहीं है। यहाँ पर FBR बैठा हुआ है, पंजाब में PRA बैठा हुआ है, साइज है, लैंड रिकॉर्ड सेंटर है। फिर अगर आपका नक्शा चला गया फैक्ट्री बनने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तो वहाँ पर कम से कम 1 मिलियन की आपको जो है वो रिश्वत देनी पड़ेगी, फिर जाके नक्शा क्लियर हो जाएगा। तो ना तो कोई यहाँ पर इज टू डूइंग बिजनेस या वन विंडो ऑपरेशन ऐसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी। क्योंकि इदारे तो मौजूद हैं लेकिन वो इदारे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं। अगर हम FBR की बात कर लें तो खुद भी FBR में बैठे हुए हमने कुछ अर्सा पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बात की थी कि वहां पे जितने मेजॉरिटी लोग उस डिपार्टमेंट का हिस्सा है वो खुद भी टैक्स नेट में नहीं है। तो अगर ये तो वही वाली मिसाल हो जाती है कि चिराग तले अंधेरा, कि चिराग आपने जलाया और चिराग के नीचे जो है अंधेरा है, आप खुद भी उस चीज को रियलाइज नहीं करें कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और फिर आप उसको मेक श्योर करने के लिए कोई अच्छी स्ट्रैटेजी लाने की बजाय, लोगों को टैक्स नेट में लाने की बजाय आप टैक्स पेयर पर इतना ज्यादा बोझ लाद देते हैं कि टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर जो है वो दूर खड़ा होकर तमाशा देखता है और खुश होता है इस बात पे कि शुक्र है मैं इस जो है वो पूरे सीन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो ये कहूँगी इस पूरे ड्रामे का हिस्सा नहीं हूँ, इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ और मैं साइड पे खड़ा होकर अपना कारोबार भी कर रहा हूँ पहले से और टैक्स पेयर्स की निस्बत मेरे हालात भी बेहतर हैं। हालांकि ये एक गलत चीज है और इसको हम सब इसको कंडेम भी करते हैं, लेकिन हमारे इदारों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है। शराब देखें, FBR ने गालिबन 2-3 महीने पहले की बात है, ये खबर भी चलाई थी हमने कि 39 लाख लोगों का एक डेटा निकाला था जो टैक्स पेयर नहीं है और वो डेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के साथ शेयर भी हुआ था। और जब वो 39 लाख लोगों की लिस्ट जब शेयर की गई थी और फिर चैम्बर ने इसको फॉलोअप करने की कोशिश की, टैक्स जो नहीं पे कर रहे हैं उनको फॉलो किया जाए और उनको टैक्स नेट में लाया जाए किसी भी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ ये आपसे जरूर जानूंगी क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी FM। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी FM। कारोबारी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं और इसी तमाम सिनारियों में टैक्स पे करना भी एक बहुत ही अहम पहलू है जिसकी रियलाइजेशन करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्वली, ताकि हम सब लोग अपने मुल्क की तरक्की में बेहतर अंदाज में कंट्रीब्यूट कर सकें। शराज आप बता रहे थे कि एक मैसिव पीपल्स ऑफ जो नॉन टैक्स पेयर थे उनका डाटा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ शेयर किया गया और उसके बाद का फिर उसका क्या? अच्छा, वो डाटा शेयर किया गया था और लेकिन उसको फॉलोअप नहीं किया गया और फैसलाबाद चैम्बर ने भी उसको इनको रिमाइंड भी कई दफ़ा करवाया। फिर कुछ ओहदेदारान चेंज हो गए, नहीं जी वो पिछले आए थे उन्होंने किया था, हम इसका दोबारा से डाटा निकालेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड वो हवा में गुल हो गया डाटा। अब सुनने में आ रहा है कि अच्छी खबर है जो कि 1 अक्टूबर से क्योंकि रिटर्न्स फाइल हो रही हैं अभी और 1 अक्टूबर से FBR जो है वो नॉन टैक्स पेयर्स और नॉन NTN होल्डर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ठीक है। और उसके ये मैं यहाँ पे भी खबर ब्रेक कर रहा हूँ आपके शो में, और वो ये है कि मोबाइल फोन सिम्स भी बंद कर दी जाएंगी जो नॉन टैक्स पेयर और जो नॉन टैक्स पेयर है और जो जिनका बनता है टैक्स पे करना और टैक्स पे नहीं कर रहे और उनके जो गैस के बिजली के मीटर हैं वो भी अफेक्ट किए जा सकते, वो भी बंद किए जा सकते हैं, कनेक्शन काटे जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ले रही है। इससे ये है कि टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ेगी, टैक्स जितना ज्यादा जमा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो टैक्स पे ऑलरेडी कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स पेयर नहीं है वो टैक्स पेयर बन जाएगा। जब आप उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप कहेंगे ले जी इधर मत आना, इधर तो बहुत जरा काम खराब है, यहाँ तो तुम्हारी लिपड़ी उतर जाएगी, तो वो कैसे आएगा? वो विलिंगली तो नहीं आएगा। आप उसको फिर ये जिसे कहते हैं डंडे के जोर पर या उसके सख्ती करके उसको लेके आ सकते हैं, लेकिन वो विलिंगली लाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और विलिंगली वो तभी आ सकता है जब आप उसको फैसिलिटेट करेंगे। आप मैं हमेशा कहता हूँ यू गो अक्रॉस द ग्लोब, आप जहाँ भी जाएं किसी भी कंट्री में, वहाँ टैक्स पेयर इज सो हैप्पी। हाँ, उसको लाइन में नहीं लगना पड़ता, उसको हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाती हैं, उनको एयर टिकट्स टाइम पे मिल जाती हैं, उसका बिल टाइम पे जमा हो जाते हैं, हर चीज उसको इतना गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है, उसको प्रिविलेज मिलता है ना। वो प्रिविलेज वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो टैक्स पे करता है, अच्छा जी तुम आ गए मेरे हाथ में, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तो ये वाला काम जो है ना, ये हमारे टैक्स जिस तरह से आपने कहा डंडे के जोर पे, तो ये डंडे के जोर वाला ही काम है जो कि आपने अभी खबर भी ब्रेक की कि जो है सिम कार्ड्स वो भी बंद हो सकते हैं और जो गैस के मीटर्स हैं उनके जितना भी है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह तो हम ले तो आएंगे टैक्स नेट में, देन व्हाट? देन ये है कि वो लोग चोरी करेंगे, टैक्स चोरी करेंगे, टैक्स अदा नहीं करेंगे, स्किप कर जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनवाएंगे, लोग अपने असासे शो नहीं करेंगे, ब्लैक इनकम को वाइट शो नहीं करेंगे, टैक्स नहीं पे करेंगे। दिस इज हाउ दे गोना हाइड देयर इनकम। वो किसी न किसी तरह पैसे घर में छुपा लिए, जमा नहीं करवाए, बैंक में नहीं जमा करवाए, ताकि वो उसको वाइट ना करवाना पड़ जाए, उसका टैक्स ना देना पड़ जाए। तो इस फिर लोग फिर ये चीजें होंगी, क्योंकि ये तब तक होती रहेंगी जब तक आपका टैक्स पेयर खुश नहीं है। ऑलरेडी जो टैक्स पे कर रहा है, आप उसको कभी ताजर दो स्कीम दे देते हैं, कभी एमएनएसटी स्कीम दे देते हैं, कभी कोई स्कीम, कभी कोई स्कीम। तो इस तरह तो फिर वो मतलब दिखाई ऐसा दे रहा है अब्दुल रहमान के जैसे हुकूमत का सिर्फ ये टारगेट है कि लोगों को टैक्स नेट में लेकर आना है, जैसे भी चाहे उनको जबरदस्ती लेकर आए, वो खुशी से आए, लेकिन उनको सिर्फ टैक्स नेट में लेकर आना है। और उसके बाद वही जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें चोरियां शुरू हो जाएंगी, लोग जो है अपना पैसा उसको शो नहीं करेंगे। तो क्या ये एक सही तरीका है, सही अंदाज है लोगों को टैक्स नेट में लाने का? और देखिए ज़ीनत, अभी तो ये लग रहा है कि जैसे हुकूमत की बजाय आईएमएफ मामला चला रही है, जो आईएमएफ कहती है वही कुछ हो रहा है। आईएमएफ की डिमांड पे टैक्स नेट को इन्हांस किया जाता है, आईएमएफ की डिमांड पे टैक्स लगाए जाते हैं, आईएमएफ की डिमांड पे बिजली रेट्स बढ़ाए जाते हैं। तो जो वज़ीर ख़जाना भी अब उनका आ चुका है और वो अपनी मर्जी कर रहा है, पीएम के तो वैसे भी अंडर नहीं है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ानी है। देखिए अभी फ्यूल प्राइसेस पूरी दुनिया में कम हुई है और हमारे अभी भी 250 रुपये लीटर है। इसमें पेट्रोलियम लेवी डेवलपमेंट टैक्स 50 रुपये से ऊपर लगाया हुआ है। तो इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं, सेल्स टैक्स है इस पर, फिर दूसरे टैक्सेस हैं कि यहाँ पर 75-80 रुपये टैक्सेस के बन जाते हैं। फिर हमारा रुपया जितना डीवैल्यू हो चुका है उसकी वजह से भी महंगा है। अगर रुपया जो है वो 200 या 220 की रेंज में डॉलर्स की हो तो ये काफ़ी सस्ता हमें मिल जाए। तो ये बड़ी नाकामी है कि रुपया भी डीवैल्यू करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही इनसे, इंपोर्ट भी रुकी हुई है और उसकी वजह से नुकसान ये देख लें कि हमारी पूरी इकानमी पिछले 2 सालों से मुंजमद है और उसको ये अपनी कारनामा बना के पेश करते हैं कि हमने इंपोर्ट्स कम कर दी। भाई देखिए, आपने इंपोर्ट्स कम की हैं तो आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, आप यहाँ पर मुल्की लेवल पे जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाएं, लोगों को जॉब्स दें। इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, पावर लूम्स बंद हो गई हैं, जितने भी सेक्टर्स थे, जितने भी इसके अलावा होटल्स, दूसरे तमाम शोबों पे असर पड़े हैं। हर जगह वीरानियाँ छाई हुई हैं, कहीं पे कोई ग्राहक नहीं आता, सेल्स लगी हुई हैं लेकिन इसके बावजूद कस्टमर्स नापैद हैं। तो इस सब का नतीजा ये निकल रहा है कि ये रुपया जब सर्कुलेशन में रुका हुकूमत की अहकामात की वजह से, तो उसके बाद ये सारा रुपया बाहर जाना शुरू हो गया या लोगों ने घरों में रख लिया, लेन देन रुक गया। उसका नतीजा आप ये देख लें कि जो टैक्सेस इकट्ठे हो रहे हैं, सेल्स टैक्सेस या ज़बरदस्ती के जो टैक्सेस लिए जाते हैं एक्सपोर्टर से, और जितने भी इनकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें 50% जो जॉब वाले लोग हैं जिनका फ़ायदा ही कोई नहीं होता। तो इसका नतीजा आप देख लें कि पूरी आपकी मईशत बंद हुई पड़ी है, आपकी मईशत नहीं चल रही, आपकी इकानमी को स्टॉप लग चुका है और यहीं से आपने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। माजी में क्या होता था कि आपकी इकानमी का फैलाव ज़्यादा होता था, तनकीद भी होती थी कि टैक्सेस नहीं लिए जा रहे, ताहम इसके बावजूद आपकी चीज़ें चल रही होती थी, आपकी प्रॉपर्टीज़ चल रही होती थी, नया कुछ भी ओपन होता था तो वो चल रहा होता था। अभी आप देख लें पिछले 2 सालों में फैसलाबाद में कुछ भी नया सेक्टर ओपन नहीं हुआ, सारे बंद होने की जानिब जा रहे हैं। किसी भी सेक्टर पे हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमती मेहरबानी है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे किसी भी सेक्टर का नाम ले ले। एग्रीकल्चर की तबाही इस हुकूमत ने अपने हाथों से रखी है, टेक्सटाइल की तबाही इन्होंने अपने हाथों से रखी है। हर बंदा पाकिस्तान का वो जो है वो कह रहे हैं कि सबको बराबर तौर पर हुकूमत ने इतना ज़्यादा दबाया कि वो सारे रो रहे हैं। अगर अभी कोई सर्वे किया जाए, कोई इलेक्शंस किए जाएँ, बल्दियात का हो जाए तो उनको पता चल जाएगा कि इनकी मकबूलियत क्या है और लोगों ने इनको वोट किन कामों के लिए दिया और उसका नतीजा ये क्या निकला है कि इन्होंने लोगों की इकानमी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी और उस पर ये बड़े इतरा रहे हैं। उस पर ये फिर
देखें यहाँ पे 70 अरब रुपए से मेट्रो शुरू करने जा रहे हैं। वही अगर ऐसे प्रोजेक्ट तब शुरू किए जाते हैं जब लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, लोगों के बेसिक मसले आपने हल कर लिए हैं, फिर लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल रही हो, या लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें 70 अरब रुपए की अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसा लगाते हैं जिसमें दूसरी बसेज होती हैं या जैसे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है मुख्तलिफ प्राइवेट इंडस्ट्री को, तो उसका फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पर रिक्शों की बहुतात हुई पड़ी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आप किसी भी रोड पे चले जाएं, आपकी गाड़ी सबसे पहले रिक्शे से टकराएगी ना, वहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन का मामला है। मोहसिन नकवी जब सीएम थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद ये बंद हो गई। हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी रिक्शे बन रहे हैं, इनकी बॉडी गैर कानूनी है, ये रिक्शा बनने के अहल ही नहीं होता। सिर्फ वो चिंची जो चाइना से बन के आता है सिर्फ वो अहल है, बाकी जो बाइक्स पे लगाई जाती है बॉडी, तो वो बाइक की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसकी ब्रेक रोक सके जब उस पर इतना ज़्यादा वजन लादा होता है। तो इसी वजह से आप एक्सीडेंट्स देख लें, 11-22 से डिटेल ले लें, सबसे ज़्यादा बाइक्स और रिक्शे की टक्कर होती है और उस वजह से लोग मर रहे हैं। आपके अस्पताल भरे हुए हैं और आप इनको रोकने की हिम्मत नहीं रखते। देखिए मेट्रो बसेज या दूसरे प्रोजेक्ट आप उस सूरत में चलाते हैं जब आप लोगों को एक अच्छा अल्टरनेट देना चाहते हो। अगर मामला सिर्फ कमीशन का हो तो फिर तो जितने मर्जी मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर लिए जाएं कि उसमें आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर आप बुनियादी मसले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे कि यहाँ पर मसला क्या है। इससे पहले दूसरी बसेज चल रही थी जो नंबरों वाली थी, तो उसकी नाकामी की वजह भी ये रिक्शे बने थे कि जब ये स्टॉप चलेंगे तो फिर लोग आपकी बसेज में क्यों इतनी गर्मी में बैठेंगे ना। वैसे भी जब किराए का डिफरेंस ही कोई नहीं होगा, तो पहले आपको इनको बंद करना होगा, इनको रेगुलेट करना होगा ताकि सड़कों से ट्रैफिक का फ्लो कम हो, तो वहाँ पर आप अपनी दूसरी बसेज चला सकें, लोग उन बसेज में जा सकें। ये गोया कि हम कारोबारी हलकों में देखें या फिर हम पब्लिक सेक्टर के किसी भी तरह के मामले में कोई भी प्रॉब्लम देख लें, किसी का कोई प्रॉपर और मुनज़्ज़म हल दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे कि हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट में चलिए थोड़ा ही सही पेशरफ्त, थोड़ी बहुत कुछ अच्छा हुआ है, कुछ पॉजिटिव चीज़ हुई है, एंड वी आर होपिंग कि इसको और भी ज़्यादा आगे इस चीज़ को हम सस्टेन रख पाएँ। इसमें FCCI अपना क्या किरदार अदा करेगी, क्योंकि अभी उनके हालिया जो है इलेक्शंस भी हुए हैं, नई आने वाली कैबिनेट किस तरह से ताजुर बरादरी के मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकेगी, या आप क्या देख रहे हैं कि इनके नई कैबिनेट के आने से क्या तब्दीलियां आएंगी कारोबार में? देखें तब्दीलियां तो पॉजिटिव ही आए, उम्मीद तो यही है। उम्मीद है क्योंकि अब एक दफा फिर इनको 1 साल मिल गया है। पहले 2 साल थे और 2 साल का टेनोर अभी खत्म हुआ है। डॉक्टर खुर्रम तारिक उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, बिल्कुल, और बड़े खुश उसलूबी से उन्होंने 2 साल को गुजारा है। और उन्होंने कारोबारी हजरात के मसाइल एक उस मतलब अपने रिसोर्सेज के अंदर और अपने जो उनके पास जो कैपेसिटी थी उसमें रहते हुए जिस तरह से हल करवाए हैं वो कमेंडेबल है। और उनकी पूरी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है, और उम्मीद की जा रही है कि अगर आने वाली जो कैबिनेट होगी वो बहुत ज़्यादा उनसे अच्छा परफॉर्म ना भी कर सकी तो एटलीस्ट उनके जितना परफॉर्म कर ले या उतना सस्टेन कर ले, उस चीज़ को मेंटेन करके चले। अच्छा, डॉक्टर खुर्रम तारिक ने जो आपने बताया कि गवर्नमेंट हलकों में और एम्बेसडर्स के साथ सफारत खानों में, आपके इस्लामाबाद में मिनिस्ट्रीज के पास, CM PM और उसके साथ साथ तमाम जगहों पे फैसलाबाद चैम्बर जहां पर उसको रिकग्निशन नहीं भी मिली थी उसको वहां पर भी रिकग्निशन मिली है। अब चैम्बर की सीट वहां पर भी लगी होती है जहां पे आज से पहले कभी चैम्बर का नाम भी नहीं होता था। और फैसलाबाद चैम्बर की, और बिल्कुल ये उन्हीं के स्ट्रगल है। और वैसे भी अगर उनकी पर्सनालिटी देखे बड़ी हम्बल है और बड़ा लॉजिकली और बड़े ही अच्छे से वो अपनी बात को आगे रख पाते। तो नई आने वाली कैबिनेट के साथ भी हमारी यही उम्मीदें हैं कि वो भी उसी तरह से मसाइल को हाईलाइट कर पाएंगे और उसी तरह से ताजरों के मसाइल को हल कर पाएंगे जैसे कि पिछली कैबिनेट ने किया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी टर्न, और कारोबारी हलकों से अच्छी खबरें आती रहनी चाहिए ताकि हमें भी थोड़ा सुख का सांस मिले और हमें लगे कि हमारी लेबर के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। क्योंकि हम इसलिए बात मैं इस तरह से करती हूँ क्योंकि हम सब लोग जो जॉब होल्डर्स होते हैं कहीं ना कहीं मजदूरी होते हैं। मैं समझती हूँ कि हम अपनी मजदूरी पर निकलते हैं, अपना काम अच्छा करते हैं, और फिर वाकई बिल्कुल सही बात है, शराज उससे बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हैं। शराज, आप हम बात कर रहे थे FCCI के हवाले से कि सारी बात है कि अब वो क्या करेगी, नेक्स्ट क्या लाएगा, जो अगले बिजनेस अच्छे से चाके अगले जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं ना वो भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं। रेहान नसीम बराड़ा जो है वो फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट, वो गारमेंट सिटी के भी चेयरमैन रह चुके हैं, और वो सूतर मंडी में भी उनका बिजनेस है, वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है,
और फैसलाबाद में उनका एक अच्छा नाम है और वो प्रेजेंट करना जानते हैं मसले को। तो मुझे लगता है कि वो उम्मीद है कि वो उसी तरह से चीज़ों को लेकर चल पाए जिस तरह से डॉक्टर खुर्रम तारिक उनकी पिछली टीम लेकर चली है। और चैम्बर को बहुत सारे मसाइल का सामना है। सबसे ज़्यादा कि आप चैम्बर का रोल ही ये है कि उसने अपने बिजनेसमैन को, अपने कारोबारी हजरात को, अपने मेम्बरान को जो फैसिलिटेट करना है, अब वो कहीं ना कहीं से फैसिलिटेट इस तरीके से करना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम करना है, पहली चीज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने के वाले से काम करना है, यानी एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है अपने कारोबारी हजरात को ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसके मेंबर बने और एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर सकें। तो ये बड़े चैलेंजेस हो गए इस दफा, बहुत सबसे मुश्किल साल रहने वाला है। चैम्बर में ऑलमोस्ट 10,000 के करीब मेंबर्स हैं, तो उसमें यंगस्टर्स को कितना ज्यादा आने का मौका दिया जाता है? ये जितने यंगस्टर्स मेंबर हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक्सपीरियंस एक अच्छी बात है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, जो लोग वहां से FCCI के साथ बहुत टाइम से एसोसिएट हैं, नए आने वाले किस तरह से तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं और उनको कैबिनेट का हिस्सा बनने का कितना मौका दिया गया है? बने हैं इस दफा कॉर्पोरेट से भी और एसोसिएट से भी। दोनों सीटों के ऊपर जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर आए हैं उसमें ज्यादा यंगस्टर्स हैं। अच्छा, ज्यादा यंगस्टर्स जिसमें होजरी से भी हैं, एक्सपोर्ट से भी हैं, लूम से भी हैं और 2-4 और भी हैं जो यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर्स को ऐड करने का मकसद यही है जैसे आपने कहा कि दे विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इनटू द बिजनेस कम्युनिटी। तो वो उनको पता है कि मसाइल को किस तरह से हल करना है। वो ऑब्सोलीट जो है वो तरीके या हरबे नहीं आजमाते जो कागजी होते हैं। वो बेसिकली उनका यंग जो ब्रेन होता है ना, वो इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि आपका टैलेंट हो, हमारा प्लेटफॉर्म हो। लीडरशिप ये चाहती है, बिल्कुल लीडरशिप चाहती है कि हम आपको प्लेटफॉर्म दें, आपका ब्रेन हो, आपका टैलेंट हो, आपकी एनर्जी हो, और फिर हम इकट्ठे इट्स अ परफेक्ट मैच। परफेक्ट मैच होगा तो फिर यू विल ग्रो। तो आपको ग्रो करने के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो कि चैम्बर जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। और जो इस दफा ग्रुप जीता है, नेशनल ग्रुप जो हमेशा से जीतता आ रहा है, उनकी जानिब से भी, और यही मैंने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने भी ये कहा कि इस दफा का साल बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम डटे रहेंगे और अपने मसाइल को हल करने के लिए देखें, आपको याद था याद होगा एक दौर के जब चैम्बर एहतजाज करता था या एसोसिएशन एहतजाज करती है, लोग सड़कों के ऊपर आते थे बिजनेसमैन, और साथ ही गवर्नमेंट उनको नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बुला लेती थी, नेगोशिएशन होती थी और कोई दरमियानी रास्ता तय कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली अब लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट डोंट केयर, कहते हैं ठीक है करते जाओ, शाम को थक के खुद ही वापस घर चले जाओ। यूज्ड टू हो गई। प्रॉब्लम ये है कि पहले एहतजाज और प्रोटेस्ट जो थे वो इट यूज्ड टू मेक एन इफेक्ट, लेकिन आजकल के दौर में वो भी अब लगता है कि अच्छा ठीक है, अभी बोलेंगे और थक के बैठ जाएंगे और फिर से चीजें ये एक अलमिया है, ये एक अलमिया है कि जहां पर प्रोटेस्ट और एक इस तरह के मुजाहरे और एहतजाज भी, क्योंकि वो जो लावा है वो अंदर जमा होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, इट विल बर्स्ट समडे, और वो जब बर्स्ट होगा तो कहीं इस वजह से तो नहीं कि गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी सीट्स और हमारी कुर्सियां सिक्योर हैं और अभी तो जैसा चल रहा है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है? ऐसा ही है, एक इंसान को सिक्योरिटी हो तो फिर ही ऐसा होता है, वरना आपको पता है कि एक तो मीडिया का भी जोर होता है, मीडिया का प्रेशर भी होता है। सर मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, तो होता ना उनको वी हैव टू आंसर देम। अब उनको मीडिया का प्रॉब्लम, अब वो वाली तलवार भी सर पे नहीं रहती है ना, वो भी तलवार सर पे नहीं होती है, टू सम एक्सटेंट ये अफेक्ट करता है। खबर जो चल रही है किसी एक अफसर के हवाले से, किसी एक ब्यूरोक्रेट के हवाले से, किसी मिनिस्टर के हवाले से चल रही है और बार बार चल रही है, इट विल समहाउ डिस्टर्ब हिम फ्रॉम इनसाइड। अगर वो जाहिर भी नहीं कर रहा, लेकिन वो उसको डिस्टर्ब करती है। मीडिया हैज एन इम्पैक्ट, मीडिया एक पिलर है, यू कैन नॉट डिनाई इट। तो वो चीज है वहां पर, रहेगी और वो रहेगी, लेकिन उस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं है। और जो प्रोटेस्ट और मुजाहरे और लोग जो कर रहे हैं वो इतना इम्पैक्ट नहीं रख रहा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि वो चीजें अपना लोगों के अंदर लावा जमा होता चला जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो फटेगा, फिर लोग सड़कों के ऊपर होंगे और फिर लोग सुनेंगे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फिर लोग आपकी नहीं सुनेंगे, फिर वो लोगों के जो ज़हन में आएगा। तो फिर क्यों गवर्नमेंट उस वर्स्ट सिचुएशन का इंतजार कर रही है कि वो टाइम आए और फिर पूरा मुल्क दरहम बरहम और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज आए कि वहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, या सिंपैथी बोलो, हर किसी का सोचने का अपना तरीका है कि पॉजिटिव चीजें तो नहीं इस तरह से होती हैं। देखें, इसमें गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का जो वो उनका ध्यान है ना, अटेंशन है, वो डाइवर्टेड है टुवर्ड्स समवन एल्स। वो डाइवर्टेड है टुवर्ड्स के जी मेशर को कैसे संभालना है, IMF के क्रेडिट से कैसे डील करना है, जो आपके IPPs हैं उसका क्या करना है, ये बिजली के बिल क्या करना है। जब आपकी तवज्जो सारी की सारी इस तरफ होगी तो फिर यू डोंट केयर के
लोगों को किस तरह से, अभी रहमान ने बताया कि मेट्रो के ऊपर इतने अरबों रुपए लगाने जा रही है गवर्नमेंट, विदाउट थिंकिंग के लोगों के घरों के अंदर खाने को पकाने को रोटी नहीं है, हाँ। 2 वक्त का चूल्हा नहीं जल रहा, आप गैस इतनी महंगी कर दी है कि सुई गैस अवेलेबल नहीं है, एलपीजी मिलती नहीं है, उसकी प्राइसेस इतनी हाई कर दी हैं। लोग, ये चीजें तो तब सोची जाती हैं जो एक प्रॉस्परस एक माशरा हो और एक बड़ा बड़ा हम फलते फूलते चले जा रहे हैं, उसमें फिर आप कहेंगे चलो जी मेट्रो बस भी एक लॉन्च कर दी जाए, लोगों को मजीद फैसिलिटी दे दी जाए। लोगों को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द सुपरफ्लुअस थिंग। आई से दैट दिस इज फ्लफ, और वो हमें जरूरत है देखने की। ये तो मुझे बिल्कुल एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जो मैं समझती हूँ कि बड़ी आसान सी है कि आप घर बनाने जा रहे हो लेकिन आप उसके इंटीरियर का सामान पहले ही ला के रख रहे हो, आप ग्रे स्ट्रक्चर उसका खड़ा ही नहीं कर रहे हो, आप उसकी ग्राउंड बना ही नहीं रहे हो। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इट्स जस्ट लाइक एक बिल्डिंग के अंदर खुदा ना खासा आग लगी हुई है एंड यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड और आप सोच रहे हैं कि इस दीवार के ऊपर येलो पेंट होना चाहिए। आप सोचे कि आग कैसे बुझानी है, आग कैसे बुझानी है, वो आग नहीं गवर्नमेंट बुझा रही है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि आग के बाद का वो जो धुआं और काली काली दीवारें है ना उससे अच्छा डिजाइन बन जाएगा तो उसी के ऊपर पेंट मार देंगे तो सब चीजें सही हो जाएंगी। गवर्नमेंट क्यों नहीं किसी भी चीज पे लोगों की रेजिस्टेंस को या लोगों के एहतजाज को, लोगों की हड़ताल को किसी भी तरह से कुछ नहीं खत्म में नहीं ला रही है। गवर्नमेंट इतनी सिक्योर है, इतनी पुरसकून बैठी हुई है, हमारी आवाम उतनी पुरसकून नहीं है। देखिए, शराज ने जो कहा कि हुकूमत पहले चैम्बर के एहतजाज से घबराती थी, तो पहले हुकूमत अवाम के वोटों से आई होती थी। पहले हुकूमत को मीडिया का खौफ होता था कि यहाँ पर लोग एहतजाज करेंगे, मीडिया रिपोर्ट करेगा और ये इंडस्ट्री वालों का होल्ड है लोगों पे, मिलों में इनके लोग काम करते हैं। अब देखें, मिलें फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, चैम्बर का होल्ड तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है ना, कि उनके पास तो मजदूर पहले से कम होता जा रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद होती जा रही हैं। दूसरे नंबर पे ये हुकूमत जैसे आई है, सबको पता है कि ये जैसे उनको सीटों पे बिठा दिया गया है और मुखालिफ पार्टीज़ को जिन्होंने ज़्यादा वोट लिए हों जैसे उनको पीछे किया गया, तो उसके बाद उनका ये भी खौफ ख़त्म हो गया कि हमने अवाम के वोटों से आए हैं तो हमने वो काम करने हैं जो अवाम के लिए बेस्ट हों, या जब प्रोटेस्ट होगा तो फिर उसका नतीजा ये निकलेगा कि कल को हमें हलकों में कोई नहीं आने देगा। तो इनको तो पहले भी ये 8 फरवरी को किसी ने हलकों में नहीं आने दिया, इनकी कैंपेन जैसे हुई है वो सबके सामने, तो इसलिए ये खौफ भी ख़त्म हो गया कि अब पब्लिक से हमने वोटें लेनी है। चैम्बर, देखिए चैम्बर वालों से सारी सियासी पार्टीज़ अच्छे ताल्लुक़ रख रही होती थी, पीटीआई थी, नून लीग थी, इससे पहले काफ लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, सबकी कोशिश होती थी कि चैम्बर में हमारी पेनिट्रेशन हो, हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, हमारे अच्छे दोस्त हों, क्योंकि कल को यही लोग आपको फ़ायदा देते हैं। चैम्बर देखिए, एक इसको इस सेंस में ना लें कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, बल्कि सियासी पार्टीज़ को फंड भी कर रहे होते हैं चैम्बर्स में, जितने भी हैं चीज़ें बना के दे रहे होते हैं, बहुत सारे फंड्स इनकी जानब से आ रहे होते हैं। एयरपोर्ट पे कोई काम हो रहा है, इसी तरह से बहुत सारे पुलिस कोई काम करवा रही है, शोहदा को जो प्लाट्स दिए जा रहे हैं तो ये भी बिजनेसमैन दे रहे होते हैं। तो बहुत सारे ये पॉलिटिकल काम होते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के काम होते हैं, पुलिस के काम होते हैं जिनके पीछे चैम्बर का या बिजनेसमैनों का पैसा लग रहा होता है। तो ये सारा कुछ उसी सूरत में लगता है कि जब उनके हालात ठीक हो। बिल्कुल, और हालात सही करने वाले, क्योंकि अब गवर्नमेंट से तो हम किसी तरह की उम्मीद नहीं रख सकते। मुझे लगता है कारोबारी हजरात को खुद ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस पूरे तूफानी जो रेलर से बाहर निकलने की जरूरत है, और उसके लिए आने वाले टाइम में हमारे मजदूरों के लिए भी आई एम श्योर, मुझे यकीन है इस चीज़ का कि बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो कि आपकी चीज़ों में बहुत खुशगवार तब्दीलियां लेकर आते हैं और इंशाल्लाह वो तब्दीलियां जरूर आएंगी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और बहुत सारे हालात बेहतर होने में एक अहम जो फैक्टर है वो ये भी है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आती है तो वो भी एक रिलीफ होता है। हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, उस तरह से तो पाकिस्तान में कमी नहीं हुई, मजीद कमी कर सकते थे, लेकिन जो अभी हमने गुज़िश्ता कुछ टाइम से देखा है कि ग्रेजुअली चीज़ों में कमी आ रही है पेट्रोलियम मसनूआत की, पेट्रोल की, डीजल की, तो उससे अब्दुल रहमान हमारे कारोबारी हलकों में कितना ज़्यादा आसानी होगी, इस चीज़ का कितना पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट चाहता है, पॉजिटिव चेंज क्या आता है अगर पेट्रोल की कीमत में कमी आती है तो। सीनत, इससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि अभी यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि 2021-22 से कंपैरिजन करें, पेट्रोल की ज़रूरत क्यों कम हो रही है इस मुल्क में। जब 150 रुपये लीटर था और अब के जो 250 रुपये लीटर या इससे पहले 290-95 तक गया, तो ये गैप आ रहा है कि लोगों, आबादी बढ़ रही है,
कारोबार बढ़ रहे हैं जरूरत कम हो तो ज़रूरत कम हो रही है। कहीं ना कहीं मसला तो आ रहा है ना इसमें। ईरानी डीजल भी यहाँ पर पहुँच रहा है फैसलाबाद में। लोग जानबूझकर घरों से नहीं निकलते कि उनको जो है वो ज़्यादा फ्यूल ना खर्च करना पड़े। तो इसकी वजह से आप देख लें कि हमारी सोसाइटी किस जानब जा रही है, कि सारा कुछ बंद होने के नुकसानात क्या हो रहे हैं। और अभी जैसे 250 पे आया तो जब 5 रुपये फ्यूल बढ़ता है तो किराया बसों वाले 5 रुपये बढ़ा देते हैं। अब 295-90 से 250 पे आया, 40-45 रुपये का फ़र्क पड़ा है तो किराया जात में कोई कमी नहीं आ रही। आप लाहौर चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई देख लें, ये सब्जी देख लें, फ्रूट्स देख लें, दालें देख लें, किसी भी जिन्स में फ़र्क नहीं। लेकिन तफसीलात कम नहीं हुई। एग्जैक्टली ये आपको रेट्स कम करने की अशद ज़रूरत है। ये डिप्टी कमिश्नर की नाकामी है अगर किराया जात कम नहीं होते। ये रीजनल जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनकी नाकामी है कि किराया जात कम नहीं हो रहे। सब्जियां, फल, ब्रायलर मुर्गी, ये देखिए सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पे पैसे लग रहे होते हैं। दुकान से अगर आप ज़िम्मेदार से टमाटर उठा के शहर में लाते हैं तो जितने का टमाटर है उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगती है। तो जब आप 40 रुपये का फ़र्क दे रहे हैं 2-4 महीनों में, तो आपको ये चेक करने की भी ज़रूरत है कि इसके मार्केट पर क्या असर पड़ रहे हैं। और जब मार्केट आपकी मुसलसल नेगेटिव है इस मामले में कि वही रेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि मिडल मैन पैसे कमा रहा है और आपकी हुकूमत चुप करके सोई है। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि खासा कोई इसमें पेट्रोल की कीमत कम भी हो जाए तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कारोबार पे, या क्योंकि हमारी महंगाई तो जू की जू है। और फिर से हमारी जितनी भी प्राइसिंग कमेटियां हैं वो तो किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम दिखाई देती हैं। तो हुकूमत की तरफ से बात वही है जो स्टार्टिंग में हम कर रहे थे कि कागजी तो वो 9% पे आ गई है कि आपके मुल्क में इतनी महंगाई और इतनी गुर्बत रह गई है, लेकिन अभी अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो कुछ और ही कह रही है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक सिली एग्जांपल देता हूँ। 1000 रुपए की टंकी फुल होती थी, अब 950 रुपए की हो गई। माशाल्लाह 50 रुपए का रिलीफ मिल गया। और 50 रुपए का रिलीफ की तो एक टंकी आपकी चलती है 10 दिन 12 दिन, 12 दिन में आपको 50 रुपए बच रहे हैं। और गवर्नमेंट इसका दे आर टेकिंग प्राइड इन दैट कि हमने पेट्रोल की प्राइसेस कम कर। जिसने आप रहमान ने बताया कि पेट्रोल की प्राइसेस सिर्फ पेट्रोल से कनेक्ट नहीं होती, बहुत सारी दे आर कनेक्टेड विद सब्जियों और फ्रूट की तरसीलात से कनेक्ट होती हैं। रोजाना सुबह सब्जी मंडी से गाड़ियां निकलती हैं, पूरे शहर में फैलती हैं और फिर हमारे घर तक सब्जी आती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपका ये साइकिल चलता है और आप एक कुर्सी खरीदते हैं दुकान से, वो कहते हैं जी 20,000 रुपए की कुर्सी है, 2,000 रुपए किराया है, 22,000 रुपए की कुर्सी, तो 2,000 रुपए वो किराया है, वो किराया कम होना चाहिए, वो 1,500 रुपए होना चाहिए। तो ये जो तरसीलात है ना, ये जब तक कम नहीं होगी, इनकी प्राइस कम नहीं होगी। आपका कपड़ा रोजाना की बुनियादों के ऊपर टेक्सटाइल की शक्ल में, आपकी टेक्सटाइल की मिलों में धागा आ रहा होता है ट्रकों के अंदर, वो धागा फिर कपड़ा बन के उनकी दूसरी फैक्ट्री में जाता है, वहां प्रिंट होता है, फिर वो ट्रकों से उठ के आता है, वो आके पैकिंग डिपार्टमेंट जाता है, पैकिंग डिपार्टमेंट से वो पैक होकर फिर कंटेनर्स की शक्ल में वो फ्रेट चार्जेस पड़ते हैं और फिर वो दूसरे मुल्कों में जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपकी वो ये सब का सब जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन है। जब तक आपकी ट्रांसपोर्टेशन कम नहीं होगी, अभी पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा से कम करने जा रही है, ये भी अच्छी खबर है। लेकिन अच्छी खबर तब होगी जब वो पेट्रोल की प्राइसेस कम होने के साथ कोई उसके समारात, उसके फवायद लोगों तक उसके बेनिफिट्स पहुंचे और लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्यों हुकूमत में बैठे हुए लोग इस चीज को मेक श्योर नहीं करते हैं कि उनके अंडर जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो कमेटियां बनाई गई हैं, वो अपना इसमें कितना किरदार अदा कर रही हैं, उनकी यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको चेक करना चाहिए कि अगर रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो वेरी नेक्स्ट डे उसका इम्पैक्ट नजर आए, लोगों की जिंदगियों पर पता चले कि इसमें अब कमी वाकई हुई है। तो कुछ इम्पैक्ट नजर आता है, लेकिन जब प्राइस बढ़ती है बढ़ने पे तो नजर आता है ना, कम होने पे नहीं नजर आता है। तो अगले दिन किराया वो तो डेफिनेटली अगले दिन हम लोग वहां पे खड़े होते हैं, वो ट्रक स्टैंड के ऊपर हम कह रहे होते हैं जी किराया बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो अब किराए कम क्यों नहीं हो रहे? 3 दफा पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, 34 दफा कम होने जा रही है। तो हाउ कम के किराए कम नहीं हो रहे, लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंच रहा। सिर्फ पेट्रोल कम करना जी, पहले मैंने 300 का डलवाया था, अब मैं 280 रुपए का डलवा रहा हूँ जी। तो ये 20 रुपए का फायदा मिला मुझे 5-6 दिन के लिए। तो वो ये फायदा नहीं है। असल फायदा ये है कि आप देखें आज भी जाके सब्जियों की गवर्नमेंट, जैसा मैंने पहले बताया था, क्लेम कर रही है कि हमने जी महंगाई कम कर दी, सिंगल डिजिट में ले आए हैं शरह। आप जाके देखें सब्जी कोई भी 300, 250, 300 रुपए से फी किलो कम नहीं है सब्जी। आपके मटर 480 रुपए, 500 रुपए किलो है, और कौन खरीदेगा? सब 135 और 140 रुपए टमाटर किलो है। पहले इन्हीं प्राइसेस में आपको चिकन मिल जाता था। अब तो चिकन आपको सोच है कि आपके पास 1000 रुपया हो तो फिर आप करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पीपल आर कमिंग टू द सब्जियों की दुकान पे लोग आ रहे हैं, एक टमाटर खरीदे। कैन यू इमेजिन? दे हैव अ फैमिली टू फीड, एक टमाटर खरीदा है।
ये लोगों के हालात हुए हैं। तो अब लोगों को रिलीफ देने की जरूरत, असल रिलीफ देने की जरूरत है। असल रिलीफ तभी मिलेगा जब आप सबसे एवरीथिंग बॉयज डाउन टू अ प्राइस कंट्रोल कमेटी हम मुतहरक करें, जो जाकर चेक करें कि वाकई में जो चीज इतने की आ रही है कि तरसीलात के बाद वो 2 रुपए 3 रुपए बढ़नी चाहिए, तो क्यों अभी भी चीनी 160 रुपए मिल रही है? एक्स मिल रेट 130 132 रुपए, कैसे? एक्स मिल रेट जब 130 32 रुपए, आप 8 रुपए लगा लो फॉर ट्रांसपोर्टेशन की, अब 9 रुपए लगाने, 140 142 बिल्कुल सही, 145 हो जाए, चलो 3-4 रुपए आप दिखाएं, शॉपर भी डल गया, वो भी डल गया जी, उसने दुकान लेट खोली, उसका बिल ज्यादा आ गया, उसने उसके भी 2 रुपए डाल दिए ग्राहक को, 145 हो गया, 160 रुपए, डजंट मेक एनी सेंस। कोई नहीं, मतलब कि हमारे यहाँ ना पॉलिसीज भी बनती हैं, या हमारे यहाँ जो भी प्लानिंग होती है वो इस तरह से होती है कि हवा हवा में होती है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि अभी हमें मौजूदा सूरत हाल यही दिखाई दे रही है। एंड वी आर होपिंग एंड वी आर प्रेइंग कि सूरत हाल बेहतर हो, सिचुएशन अच्छी हो, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज और लोगों के लिए रोजगार हो सके। रिलीफ मेरा ख्याल है कि लोग फिर अपनी जात को खुद ही दे लेंगे। थैंक यू सो मच, आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अपने माहौल को साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी है। वैसे भी कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और सफाई सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्लीनिंग कर दी, हमारा माहौल कैसा है, हमारी फिजा जिसमें हम सांस लेते हैं उसका साफ सुथरा होना भी बेहद जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूटेड माहौल हो गया है। हमारे इंडस्ट्रीज के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि फैसलाबाद तो स्पेशली जाना ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और डिफरेंट तरह के तजारती मराकज़ के लिए जाता है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं है वो कितनी बुरी तरह से हमारे माहौल को खराब कर रहा है, और उसके डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं। हमारी सेहत के हवाले से अगर हम देखते हैं, हमारी सेहत अच्छी नहीं है, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस की तो बीमारियां होती हैं, हमें जल्द की बहुत ज्यादा मसले हो जाते हैं, एलर्जीज हो जाती हैं, आई एलर्जी हो जाती है, और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो तब तो ये तमाम चीजें एक वायरल इन्फेक्शन की तरह आके हमें जकड़ लेती हैं, हमारी सेहत बुरी तरह से। और कहते हैं जान है जहान है, सेहत हजार तंदुरुस्ती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी हेल्थ ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने माहौल को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने माहौल को एक सेहतमंद माशरे में तब्दील कर सकते हैं, ताकि हम आने वाली अपनी नस्लों को इस तरह की माहौलियाती आलूदगी से और उसके साइड इफेक्ट से बचा सकें। क्योंकि अभी मौसम चेंज होगा तो मौसम के साथ और इसकी तब्दीली के साथ एक बहुत कॉमन चीज है जो कि हम सुन रहे हैं, कई सालों से पहले नहीं सुनने में आती थी जब लोग हम अपने चाइल्डहुड में थे, लेकिन अभी कुछ सालों से हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो स्मोग उसका बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके पीछे की वजूहात क्या है, आज उस पर बात करके उसको जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमान के साथ, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत कैसे शुक्रिया जीनत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोगों की जिंदगियां मसरूफ हो रही हैं, शाहराहों पे हमें रश दिखाई देता है, लेकिन उस रश से, उन व्हीकल्स की वजह से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गंदा पानी, आलूदा हमारे माहौल को और माहौलियाती इन्वायरमेंट जो उसके पूरी सिचुएशन उसको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। एंड देन उस पर सोने पे सुहागा अगर एक बात कहें एक नेगेटिव टर्म में, तो हमारे यहाँ शजरकारी को भी उतना ज्यादा फरोग नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ प्लांटेशन नहीं है, बजाय हम दरख्त लगाने के दरख्त काटने पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हमारी सेहत को, हमारे लाइफ सर्कल को बहुत बुरी तरह से डैमेज करें। कैसे रोका जा सकता है इसको, ताकि हम एक बेहतरीन और सेहतमंद माशरे को तश्कील दे सकें? मैं बहुत खुशी और इंबसात महसूस कर रहा हूँ कि हमारी एंकर जो है ना सिर्फ मसला बयान कर रही हैं बल्कि उसका हल भी साथ साथ पेश कर रही हैं। देखिए, माहौलियाती आलूदगी जो है वो आज के दौर का बहुत बड़ा इशू है। हमारे शहर फैसलाबाद जैसे शहरों में और हमारे शहर में जो कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है जिसमें लाखों मजदूरों का रोजगार इंडस्ट्री से वाबस्ता है और हर तरह की इंडस्ट्री यहाँ पाई जाती है, तो फ़ज़ाई आलूदगी भी उतनी ही ज़्यादा है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा नेगलेक्टेड भी है, बल्कि काफ़ी सारा नेगलेक्टेड सिटी है। तो उसमें आके जो ज़वाबत, कवायद, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो माहौलियाती आलूदगी से उस पर काबू पाने के लिए या उससे बचने के लिए जो बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता, उसके नतीजे में ना सिर्फ आबी आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है बल्कि फ़ज़ाई आलूदगी और शोर की आलूदगी, हर तरह की आलूदगी ने शहरियों को अपनी एक बुरी तरह से
अपनी लपेट में पूरी लिया हुआ है। लपेट में लिया हुआ है और जकड़ा हुआ है और फंसे हुए हैं हम इसमें। उसकी वजह से जैसे कि आपने जिक्र किया बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के ये साइड इफेक्ट्स जिसको आप कहें कि अगर आप सनतें लगाते हैं और उसके ज़रूरी जो लवाजमात तकाजे हैं माहौल को उसके बुरे असरात से बचाने के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो पूरे नहीं करते तो फिर उसके नतीजे में माहौल बहुत ख़राब होता है। बिल्कुल सर। फ़ज़ा में धुआं, केमिकल वाला धुआं जा रहा होता है और वो एयर को पोल्यूट होने से बचाने के लिए जो प्लांट लगाए जाते हैं या जो इक्विपमेंट लगाया जाता है वो लगाते नहीं, बहुत महंगा होता है। उसके नतीजे में फ़ज़ा आलूदा हो रही होती है। इसी तरह वाटर, जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए लगाने होते हैं प्लांट, वो भी नहीं लगाते। उसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो जाता है और जहाँ जहाँ से पानी गुजरता है वो आलूदगी फैलाता जाता है। जी। गाड़ियों में प्रेशर हार्न का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर हैं तो उसका जो शोर है उसकी वजह से जो शोर की आलूदगी पैदा होती है, जो बाकी बहुत सारी चीज़ें मिल मिला के जो शोर का एक वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा है कि आलूदगी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हर तरह की आलूदगी बहुत बड़ी हुई है और आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, एक का जिक्र जो आपने किया वो बहुत खूबसूरत है कि प्लांटेशन की जाए। जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी माहौल उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। फ़ज़ाई आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकेगा, शोर की आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकेगा। शहरियों को साफ सुथरा माहौल, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला माहौल जिसमें सांस बेहतर अंदाज में ले सकें लोग, फिर उसमें टेम्परेचर भी कम होगा। तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन प्लांटेशन पर इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता और बाकी जो ज़ाब्ते ज़रूरी हैं वो उन पर अमल दरामद नहीं कराया जाता। तो इस वजह से फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हदों को छूती है, बल्कि उससे बहुत आगे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है, फिर वो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर देता है। आने वाले दिनों में स्मोक के खतरात वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी। और अगर स्मोक आती है तो वो इतनी तबाहकुन है इंसानी सेहत के लिए, आँखों के लिए, सांस की बीमारियां भी उससे फैलती हैं, आँखों की बीमारियां फैलती हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और एक फ़ज़ा में बिल्कुल इस तरह का जमूद किसी शक्ल इख्तियार कर लेती हूँ। फ़ज़ा में साकत इस तरह हो जाती हैं वो जो ज़र्रात हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, कि आपको यूँ लगता है कि जैसे धुंध धुंध है हर तरफ। हाँ। सूरज की शुआएं भी सही तरह ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती हैं। वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आप देखें कि हमारे यहाँ अभी भी ये वेस्ट मैनेजमेंट जो की जाती है, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला मुख्तलिफ जगहों पर जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया होता है उसको आग लगा देता है। हाँ। तो जितना धुआं ज़्यादा फ़ज़ा में जाता है उतना ही वो ज़्यादा स्मोक के चांसेस बढ़ाता है। फसलें हैं वो काटने के बाद उसका जो बाकियात होती हैं उनको जला दिया जाता है। और बहुत सारी आपको जगह जगह नज़र आता है कि जिसका जो ये वेस्ट को ज़ाया करने के लिए कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म गवर्नमेंट ने नहीं बनाया कि जिसके ज़रिए ये लोगों को चीज़ों को जलाने से रोका जा सके। सर एक बड़ा आम पूरी दुनिया में एक चीज़ यूज़ होती है रिसाइकलिंग, तो हमारी गवर्नमेंट इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देती कि हम साफ़ सुथरा पंजाब का नारा तो लगाते हैं लेकिन अगर साफ़ सुथरा पंजाब को एक्चुअली करनी है तो जितनी वेस्टेज है उसके लिए कुछ ऐसे कोई जगह बना दी जाए जहाँ के रिसाइकलिंग के प्रोसीजर से उस तमाम वेस्टेज को निकाल कर हम लेकर आ सके ताकि हमारा माहौल भी साफ़ सुथरा हो, लोगों के लिए भी दोबारा से चीज़ें यूज़ में आ सकें और उसको मल्टीपल तरीके से हम यूज़ कर सकें। इससे हमारी माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी, रिसाइकलिंग का प्रोसीजर होगा तो उससे नए नए प्लेटफॉर्म्स लोगों को मिलेंगे, लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, नए नए आइडियाज होंगे। तो एक चीज से हम बहुत सारी मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देने की कितनी जरूरत है? क्यों नहीं हमारे यहाँ इस तरह की क्रिएटिविटीज की जाती हैं, इस तरह की आसानियां पैदा की जाती लोगों के लिए? बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन क्या किया जाए कि गवर्नमेंट यहाँ पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो लोग कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि कारखाने चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है, मुख्तलिफ अदारे चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी बनाएगी, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दो, बेच दो। तो ऐसे में ऐसा स्टेप कहाँ से गवर्नमेंट उठाएगी, कैसे उठाएगी जब उनकी पॉलिसी ही इसके बिल्कुल उल्ट चल रही हो? अभी देखें जितनी चीज़ें वेस्टेज से आप बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, रिसाइकलिंग, मुख्तलिफ चीज़ों की रिसाइकलिंग,
हाँ जी। वो और इसके साथ साथ जो कूड़ा क्रिकेट है वो आपको डंप करने के लिए जगह नहीं मिल रही। बिल्कुल तो ऐसे भाई ही है। ये इससे बिजली भी तो बनती है ना, हाँ। तो प्लांट लगाएं। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से नहीं लगा रहा तो गवर्नमेंट खुद कर ले, इनिशिएटिव ले ले, तो ताकि दोनों मसले हल हो जाएंगे। आपकी वो वेस्ट जो है पूरे शहर का इतना टनों के हिसाब से कूड़ा क्रिकेट वो भी ठिकाने लग जाएगा और उससे बिजली भी पैदा होगी। बिल्कुल। लेकिन तरजीहात की उसमें कोई नजर नहीं आता, फुकदान नजर आता है कि प्रायोरिटाइज नहीं करते इस चीज को। अपनी तरजीह नंबर 1 बनाना, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना, प्लांटेशन करना और इस तरह रिसाइकलिंग और फिर वेस्ट से कुछ चीजें पैदा करनी। अब यूं लगता है कि जैसे हुकूमतों का ज्यादातर वक्त अपने आप को बचाने पे लगा रहता है कि हम महफूज हो जाए, वरना ऐसा होना चाहिए। ये तजवीज़ जो आपने दी है बहुत खूबसूरत है और ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट के इल्म में ना हो ऐसी बातें। एग्जैक्टली। वो सब कुछ जानते होते हैं, लेकिन कुछ आम तौर पर ऐसी चीज़ों पर गवर्नमेंट का फोकस होता है जिसमें ज़रा शोहरत जल्दी जल्दी मिल जाए। मसलन आप करेंगे मोटरसाइकिलें दे दें, लैपटॉप दे दें, फलां कर दें, जिससे वक्ती तौर पर लोगों को लगे हमें कुछ दिया है। लॉन्ग टर्म ऐसे प्रोजेक्ट जो वाकयातन जो आवाम की ज़रूरत हो शहरियों की, वो नहीं बनाए जाते। माजी में बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने, इसी जमात में बनाए। अभी मोटरवे है, बड़ी तनकीद भी हुई, लेकिन आप तसव्वुर करें कि ये जो पूरे मुल्क में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, कराची से खैबर तक और लाहौर से, बल्कि लाहौर से कराची, लाहौर से पेशावर जाना, कहीं भी जाना है, पूरा मुल्क जुड़ा हुआ है मोटरवेज के जरिए। तो ये माजी में कहाँ था? ये फैसलाबाद लाहौर पुरानी रोड, हर रोज एक्सीडेंट, बड़े बड़े हादसा में लोग कीमती जाने जाती थी। पूरे पंजाब में हादसा अब भी हो रहे हैं जी। लेकिन बड़े शहरों की आपस में जो कनेक्शन करवाया, जो कनेक्ट किए, उसकी वजह से आप देखें कि कितनी आसानियां पैदा हो गई, कितनी जल्दी आप फासला तय करके काम करके वापस आ जाते। तो ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं कि काम क्या होते हैं, कर सकते हैं, इनको आते भी हैं। लेकिन आजकल यूं लगता है जैसे तरजीहात की कमी है और सियासी तरजीहात कुछ इस तरह की होगी कि जिसमें लोगों को फौरी तौर पर कुछ तो कुछ देकर उनको बहलाया जा सके कि आपके लिए ये करें। वो भी अच्छे हैं प्रोजेक्ट, तो फिर हमको इतना नेगेटिव नहीं है कि हम कहेंगे कि वो ज्यादा जरूरी है। हाँ। लेकिन ये इतने बुनियादी नौइयत के जो इंसानी सेहत के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। सबसे पहले तो देखें ना, पूरी दुनिया में हेल्थ एंड एजुकेशन, जी, ये सोशल सेक्टर में सबसे ज्यादा इन चीजों पर फोकस होता है कि आप जिंदा हैं तो फिर किसी और चीज की जरूरत है, सबसे पहले हेल्थ। तो इंडस्ट्रीज क्या कर सकता है इसमें? इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए ताकि माहौल को इतना आलूदा ना करे? क्योंकि जरूरत तो है ना, आपने इंडस्ट्री चलानी तो है ही, तो मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, ये अल्लामा इकबाल ने कहा है। आज के सरमायादार भाई हमसे नाराज ना हो जाना। मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, और इंतहाई सादगी से खा गया मजदूर मात। वाह वाह वाह। अब ये है कि अब देखें सर, इतना खूबसूरत आपने शेर पढ़ा और इतनी खूबसूरती से हमारे हाल को बयान किया है, मुझे लगता है कि इस शेर के सहर में अभी थोड़ा सा आपको हम छोड़ते हैं, क्योंकि वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। अब देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और जिस तरह से हम अपने सेहतमंद खुद को रखने के लिए माहौल का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी होता है और हमारे इन्वायरमेंट का अच्छा होना बेहद जरूरी है। इसी के साथ साथ हम जो इनटेक कर रहे होते हैं, जो खा रहे होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा मेजर रोल है। कहते हैं कि बॉडी को 80% तक अगर हेल्दी रखना है तो आपकी 80% बॉडी आपके खाने पीने पर, आप किस तरह की अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही होती है। फिर आपकी कुछ डाइट होती है, कुछ आपका एक्सरसाइज होता है, कुछ आपकी रूटीन होती है, लाइफस्टाइल होता है, कुछ हमारा माहौल होता है। तो मेजरली पार्ट जो है वो हमारी डाइट का होता है, और डाइट में सबसे खास चीज जो है, हमारा हर तरह का खाना बनता है मुख्तलिफ तरह के ऑयल्स में। तो ऑयल्स किस तरह की उसकी कंजप्शन करनी चाहिए और ऑयल्स हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और मईशत के लिहाज से ये कितना बेहतरीन है, इसी हवाले से हम अपने मेहमान से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाफिज साद बिन मुस्तफा, ऑयल सीड साइंटिस्ट, अयूब रिसर्च फैसलाबाद। उन्हीं के साथ जानेंगे
कि कौन से ऐसे ऑयल सीड्स हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हम आजकल डाइट कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हम डाइट में ये देखते हैं कि हमें फ्रूट्स लेनी है, वेजिटेबल्स लेने हैं, डिफरेंट तरह की हेल्थ कॉन्शियस चीजें होती हैं, लेकिन हमारे ऑयल कैसा होना चाहिए उस पर हमारा फोकस बहुत कम है, मैंने जो मेजॉरिटी देखा है। तो थोड़ा सा ऑयल सीड्स के हवाले से बताइएगा कि अपने खाने पीने में किस तरह के सीड्स या किस तरह का ऑयल हो जो कि हमारी सेहत के लिए बेहतरीन हो। जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। वैसे भी बैलेंस जो है ज़िंदगी के जितने भी मामलात में अगर बैलेंस रखा जाए तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी स्मूथ गुजरती है। तो इसी तरह खुराक पे तो ख़ास तौर पे जो है जोर दिया जाता है कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा, जब हम छोटे होते हैं, जब से पढ़ते आ रहे हैं कि मुतवाज़न ग़िज़ा हो, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो हमें लेने होते हैं, तो उसके साथ ही हमारी सेहत जो है वो बेहतर रहती है। और उसमें अगर आप देखें अगर दुनिया के अंदर, तो हमारी जो एवरेज लाइफ है वो बहुत कम होती जा रही है। दुनिया के अगर ममालिक जो अच्छे ममालिक हैं वहाँ पे हमारी निस्बत एक तो एवरेज लाइफ अच्छी है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यानी बीमारियों से महफूज जिंदगी वो बहुत है। हम जो है ना अब हर घर में आपको देखेंगे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक लोग हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी खुराक जो एक तो बैलेंस नहीं रही और क्वालिटी जो हमारी खुराक की है वो बहुत जो है मुतासिर हो रही है। इसमें आप देखें जो हमारी जो मेन ग़िज़ा है जिसे हम स्टेपल फूड कहते हैं वो रोटी है या गंदम की जो है उसका इस्तेमाल है। एक तरफ तो हम रोटी के एडिक्टेड हैं, दूसरी तरफ रोटी के साथ सालन होता है। सालन में जो है घी लाजमी उसका जुज़्व है। तो हमारी खुराक अगर हम पाकिस्तानी जो मोस्ट जो पॉपुलेशन है उसकी खुराक जो 3 टाइम हम जो खाना खाते हैं या 2 टाइम खाना खाते हैं उसमें रोटी और सालन ये लाजमी होता है, यानी गंदम और घी, ठीक है, ये लाजमी है। अब गंदम में भी आप देखें जो बाजार में मोस्टली हम जो आटा खा रहे हैं उसमें से सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाल के उसमें सूजी भी निकल जाती है, उसमें मैदा भी निकल जाता है और वो वाइट जो आटा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें से भी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और जो दूसरा जो हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे लिए एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद एक अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि हम बाहर से जो है जो ऑयल मंगवा रहे हैं और एक कीमती जो ज़र मुबादला है $5 बिलियन वो सालाना उस पर खर्च कर रहे हैं और वो कोई अच्छी चीज नहीं मंगवा रहे। हम उसमें 90% से ज्यादा जो पाम ऑयल जिससे दुनिया साबुन बनाती है वो हम यहाँ पे या लुब्रिकेंट्स में यूज करती है वो हम पाकिस्तान में मंगवा के खा रहे हैं। वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो जमे होते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट। हम बहुत सारे ऑयल सीड्स जो है मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, तो कोई ऐसे ऑयल सीड्स भी हैं जो मुल्क से बाहर से मंगवा रहे हैं, कुछ ऐसे ऑयल सीड्स भी हैं जो कि हम बाहर भेज रहे हो, हमारी इंपोर्ट से आता है या हमारी एक्सपोर्ट से आता है? जी, ऑयल सीड में ज्यादा तो अभी हमारी इंपोर्ट है, लेकिन उसमें हमारी एक फसल है तिल, सेसमी जिसे तिल कहा जाता है। हम वो जो खाते हैं वो सिर्फ नान के ऊपर या बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे होते हैं वो, और उनकी कीमतों में भी तो कमी भी वाक़या हुई है ना। वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। पिछले सालों में हमने उसमें काफी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उसकी प्रोडक्शन की और उसे दूसरे ममालिक में जो एक्सपोर्ट किया, खासतौर पर चाइना पे हमने 80% जो एक्सपोर्ट किया। लेकिन उसमें मसाइल ये है कि जब हम बाहर जो चीज एक्सपोर्ट करनी है ना, तो जिस मुल्क ने या दुनिया के जिन ममालिक ने मंगानी है उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। हम तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हमें जब पता लगता है कि इस चीज के अंदर एफ्लाटॉक्सिन है या इसके अंदर कोई ऐसी जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज हैं, जब हम बाहर भेजते हैं, हम तो यहाँ पे खाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉब्लम बीमारियां और मसले आ रहे हैं, सारे बच्चों के अंदर मसाइल आ रहे हैं। जो ब्रेन की जो ग्रोथ है वो उसके मसाइल बहुत ज्यादा हैं। आपकी जो हाइट के जो मसले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कि जो है हमारी हाइट कम होती जा रही है। ओवरऑल अगर आप पॉपुलेशन की बात करें, दुनिया ने इस मसले पर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। उसकी वजह यह है कि हमारी जो खुराक है उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स जो है उनके रेजिड्यूज मौजूद होते हैं, जिसकी वजह। लेकिन जब बाहर जाती हैं, आपका राइस एक्सपोर्ट होता है पहले नंबर पर। इस साल रिकॉर्ड जो है राइस आपका जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है, $4 बिलियन से ज्यादा जो है हमने वो एक्सपोर्ट किया है। इसी तरह दूसरा अब सेसमी जो एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है, तो उसमें भी क्वालिटी, हमारा काश्तकार जो है उसके पास जो अवेयरनेस जो है वो कम है कि किस तरह की हमने क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है, किस तरह जो हमने इसको लगाना है। वो देखता है कि किस चीज का रेट अच्छा है, वो उसकी तरफ लगाना शुरू कर देता है। अब जब भी आपने किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन लेनी है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसकी प्रोडक्शन भी और उसकी क्वालिटी को भी बेहतर करती है। उसमें सबसे पहले नंबर पे है आपकी क्वालिटी का सीड,
अच्छी ठीक है। क्वालिटी का सीड होना ठीक चाहिए। है। फिर उसको आपने अच्छे तरीके से उसकी मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट है। में क्या आता है कि तरीका काश्त क्या है, उसके साथ साथ उसकी भी बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस फर्टिलाइजर, जिसमें हमें खुराक बैलेंस चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। पौधों भी जानदार है उन्हें भी बैलेंस फर्टिलाइजर दें। उसके लिए जमीन की अच्छी तैयारी, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ, जो रूट्स की ग्रोथ है वो हो सके। वो अच्छे से हो सके। क्लाइमेट जो है बड़ा उसके लिए तिल की फसल के लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट, कौन सा मौसम ज्यादा सूटेबल रहता है, और फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एहतियात करनी चाहिए, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको हमें लाजमी इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि फसल अच्छी हो? जी, तिल की फसल देखें ना तो एक नाजुक फसल है अगर इसे हम समझा जाए तो क्लाइमेट के हवाले से। एक तो ये ड्राई और हॉट क्लाइमेट को पसंद करती है, अच्छा, तो उसमें ये अच्छी ग्रो करती है। लेकिन जो हमारा हॉट होता है या तो वो बहुत ज्यादा सीवियर हॉट हो जाता है, हाँ। जिसे आप जो है ना दुनिया में जो हॉट है ना 35 से ऊपर थोड़ा सा टेम्परेचर जाए तो वो हॉट उसे कहते हैं। हाँ। हमारे यहाँ 45 से 50 से तक टेम्परेचर हाँ, चला 50 जाता है। तक तो आप normally देखिए चला जब जाता मई है। में 50 टेम्परेचर था तो वो आग है, जैसे बिल्कुल कहते हैं ऐसे इट्स नॉट जो हाई टेम्परेचर, इट्स फायर। हाँ। तो वो आग होती है, तो उसमें पौधों को सरवाइव करना, उसको मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता मुश्किल हो है। तो जाता उसके लिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हम बहुत ज्यादा सीवियरली क्लाइमेट चेंज के जो है ना मुतासिर कुन मुल्क जो है उसमें हमारा नंबर 1 पे हम आते हैं। तो आपने सबसे पहले जो सोइंग टाइम है उसको ख्याल रखना है कि ऐसा सोइंग टाइम जो रिकमेंडेड है उसके मुताबिक आप फसल काश्त करें। दूसरा तरीका है काश्त, हमारा क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी इतनी नहीं है, तो हम लोग जो है ज्यादातर उसे ब्रॉडकास्ट या छट्टे से काश्त करते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से जब क्लाइमेटिक फैक्टर आते हैं, खासतौर पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, छोटी फसल है तो आप उसे पानी नहीं लगा सकते। अगर बारिशें ज्यादा हो जाए आप जो पानी ड्रेन आउट नहीं कर सकते उससे, जिसकी वजह से आपकी फसल जो है मुतासिर हो जाती है। तो इसको कोशिश करें कि आप खेलों के ऊपर या बेड के ऊपर जो है इसकी काश्त करें, ताकि जब अगर टेम्परेचर छोटी स्टेज पे पौधा है आप आसानी से उसे पानी लगा सकें। और उसके साथ साथ जब अगर बारिशें बहुत ज्यादा आई, जैसे इस दफा आपने देखा कि अगस्त के अंदर बारिशें रुकी बहुत नहीं, ज्यादा, हाँ। तो जिन लोगों की फसल थी फ्लैट लगी हुई थी वो तो उसे कुछ भी नहीं कर सकते थे उस टाइम, फील्ड में पानी खड़ा हुआ है। और ये पानी से बहुत सेंसिटिव फसल है, जो नुकसान होता है उसके साथ, और लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, और बिल्कुल क्वालिटी सही। भी मुतासिर हुई। उसका बिल्कुल सही। कलर जो है, उसकी जो हेल्थ है सीड की, वो सारी चीजें उससे मुतासिर हुई हैं। बिल्कुल और सही। उसके बाद साथ आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट, मैं हमारी बात ही जहां से शुरू हुई थी, बैलेंस न्यूट्रिएंट्स, जी, बैलेंस जी। फर्टिलाइजर। हाँ। हमारे मसाइल जो एक मसाइल ये है कि हमारा जिम्मेदार फाइनेंशियली जो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो दूसरी उसको अवेयरनेस नहीं होती, फिर उसे जो सस्ती खाद मिलती है वही उसके वो डाल देता है उसके अंदर, यूरिया जिसको अच्छा, हम ये कहते हैं। पहले भी हमने बात की थी कि हर फसल के लिए खाद अलग होती है, उसकी क्वांटिटी अलग होती है। जी, जी। तो तिल के लिए खास किस्म की कोई खाद है, या फिर जैसे आप बात कर रहे थे कि हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो अगर हम गलत खाद का इस्तेमाल कर देते हैं और उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है तो उससे फसल को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, ये इस हवाले से हम जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऑयल सीड्स हमारी हेल्थ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे हमारी मईशत पे कितने खुशगवार असरार जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जिम्मेदार भाई हैं, वो ज़मींदार, वो ये समझें कि कितनी इंपॉर्टेंट है खाद का कंट्रीब्यूशन किसी भी फसल के लिए, और कितनी क्वांटिटी में, और कौन सी खाद किस फसल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर फसल को अलग तरह की खाद की ज़रूरत होती है। उसकी क्वांटिटी में प्लस एंड माइनस रखना, उसको बैलेंस, जैसे हम बैलेंस डाइट देते हैं ना अपनी बॉडी को ताकि हम सेहतमंद रह सके, इसीलिए फसल के लिए भी जरूरी है कि उसको बैलेंस खाद दी जाए ताकि वो अच्छे से फल फूल सके। तो साथ मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम दीगर फसलों की बात करते हैं, तो तिल की फसल के लिए किस तरह की खाद की जरूरत होती है और उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ क्योंकि क्लाइमेट, जैसे आपने बात किया कि इसके लिए बहुत गर्म वेदर की भी जरूरत नहीं होती, मतलब वेदर गर्म चाहिए, लेकिन जितना एक्सट्रीम हमारे यहाँ हो जाता है वो इसके लिए नुकसानदेह होता है। तो कैसे फिर एक जमींदार इस चीज को मेक श्योर करे कि वो अपनी फसल की हिफाजत भी कर सकता है, बैलेंस खाद भी दे, ताकि फसल अच्छे से फले फूले? जी बिल्कुल, पहले तो ऐसे है कि देखें आजकल जो ज़राअत है ना वो प्रोफेशनल है जी। और पहली जो हमारी कन्वेंशनल चल रही थी उस पर अगर हम जाएंगे तो फिर हम प्रॉफिटेबल ज़राअत नहीं लेके आएंगे। और ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत भी जब ही बनेगी जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और प्रोडक्टिविटी जो है हम बढ़ाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो वो अवेयरनेस, जब भी हम कोई फसल लगाते हैं, जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं, उसको स्कूल में दाखिल कराने के लिए पहले उसको हम देखते हैं कि कौन सा स्कूल
अच्छा है, किस तरह हमने उसकी ग्रूमिंग करनी है, इसी तरह फसल को आपको पालना पड़ेगा। सबसे पहले उसके एक्सपर्ट से आपने उसके बारे में सीखना है कि किस तरह किस टाइम पे सो करूं, किस तरह फर्टिलाइजर मैंने इस्तेमाल करनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़राअत जो है प्रॉफिटेबल भी रहेगी, आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और आपकी ज़मीन भी जो है वो बेहतर होगी। ठीक है, अब हमारी ज़मीन भी एग्जॉस्ट होती जा रही है ना, उसके लिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि बैलेंस फर्टिलाइजर, सबसे पहले आप अपनी ज़मीन का क्वालिटी एनालिसिस करवाएं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अयूब रिसर्च की जो है वो सॉइल एंड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जो बड़ी नॉमिनल सी प्राइस के अंदर जो है वो टेस्ट करके देती है। आप अपनी ज़मीन का तज्जिया करवाएं, तज्जिया करवा के वो आपको बताएंगे कि इनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है और आपने ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप वो एनालिसिस करा के वो हर साल जब भी फसल लगाते हैं तो उससे पहले हर फसल से पहले अपना तज्जिया कराएं कि अब मैंने फसल लगाई थी, कौन से अज्जा की कमी हो गई है, कौन से मुझे ज्यादा देने, कौन से कम देने। इस तरह ना सिर्फ आपकी जमीन की हेल्थ अच्छी रहेगी, आप जो खाद डालेंगे वो भी इफेक्टिव होगी, उसकी एफिकेसी बढ़ेगी और जो आपकी फसल है वो भी प्रॉपर ग्रोथ करेगी। मतलब अगर आपने साल के शुरू में गंदम की फसल को बोना है, बीज बोना है, तो आपको तब भी इसका एनालिसिस करवाना पड़ेगा, फिर चावल के बारे में तब भी एनालिसिस करवाएंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग आपकी जमीन तैयार रहे और इसी से। और अगर हम गलत खाद का गलत क्वांटिटी में इस्तेमाल करते तो उससे फसल कितनी ज्यादा डैमेज होती है। बिल्कुल, देखिए आप गलत खाद डालेंगे, सबसे पहले आपकी जमीन डैमेज होगी। उसकी देखिए हमारी अब सॉइल की जो पीएच है ना वो 8 से ऊपर बढ़ती जा रही है, जो प्रोडक्टिव ही नहीं है, जो एग्रीकल्चर के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है। 7 से नीचे जो पीएच होती है वो बड़ी अच्छी होती है, उसमें आपके फर्टिलाइजर भी बड़े इफेक्टिव होते हैं, आपके जो माइक्रोफाना नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। तो अब हमारी पीएच बढ़ने की वजह ही है कि हम गलत खादों का और एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये क्या होता है कि जो खाद है जमीन में जाके पड़ी रहती है, वो डिपॉजिट हो जाती है और वो साल्ट की शक्ल इख्तियार करके जमीन को आपको नुकसान देती है और आपके पौधे के लिए नहीं प्रॉपर। दीगर फसलों के लिए भी पे भी इसका इम्पैक्ट आता है, मतलब अगर आपने अब तिल की फसल की है और उसकी कटाई के बाद आपने दूसरी वहां पे कोई बीज किया तो उस पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। देखिए ना, बिल्कुल जमीन है ना, जमीन के अंदर तो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी या ज्यादती हो गई है वो इफेक्ट तो जो भी फसल आएगी उसका जो असरात उसके ऊपर पड़ेंगे। इसीलिए आपने एक तो बैलेंस फर्टिलाइजर, उसमें जो मेजर हमारी फर्टिलाइजर है एनपीके है, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस, इसका बैलेंस इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें हमारा बोरान है, जिंक है और दूसरे सल्फर है, ये चीजें भी आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी कमी हो रही है हमारी जमीनों के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर। जब टेम्परेचर देखें ना, हाई टेम्परेचर आपका होता है ना, उसके साथ बहुत सारे नुकसान होते हैं। जब 45 और इस पे टेम्परेचर जा रहा है, एक तो आपकी जमीन से एवापोरेशन शुरू हो जाती है, जमीन का पानी ऊपर उड़ना शुरू होता है और जो नीचे नमकियात है वो उसके साथ ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। वो जमीन को आपको नमकियात वाली जमीन या कलर सॉइल बना देती है। उसके साथ साथ जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो डेड होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी उसकी मुतासिर होनी शुरू हो जाती है और पीएच आपकी हाई हो जाती है, जो आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो इसलिए आपको अगर अच्छी प्रोडक्शन लेनी है तो सबसे पहले अपनी जमीन का ख्याल करना पड़ेगा, उसकी सॉइल हेल्थ जो है आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे वो भी इफेक्टिव होगी, उसका जो आपका खर्चा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी फसल को लगेगा, ना कि जमीन में डिपॉजिट होगा। अब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, पीएच ज्यादा है, जो भी फर्टिलाइजर इतनी महंगी लेके डालते हैं वो जमीन में डिपॉजिट हो जाती है, उसका कुछ हिस्सा पौधे को लगता है, बाकी जमीन में पड़ा रहता है। इसी वजह से हमारी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कम होती चली जाती है। तो एक तो ये आपने ख्याल रखना है कि ये जिसमें बहुत बड़ी कमी है, ना हम ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं। एक तो लाजमी साल में एक दफा ग्रीन मैन्योरिंग करें, चाहे वो जंतर के साथ करें, गवारा के साथ करें, आपको फार्म यार्ड मैन्योर मिल जाता है उसका इस्तेमाल करें, और प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो फार्म यार्ड मैन्योर है आपका या ग्रीन मैन्योरिंग है, इसका मुकाबला नहीं है। ये आप करके इससे अपना ऑर्गेनिक मैटर, अपनी सॉइल की हेल्थ बढ़ा सकते हैं। फिर आपने बैलेंस फर्टिलाइजर, आपने अगर कम पैसों की कमी है, क्योंकि मैंने वैसे बताया कि हमारा 80% ज्यादा फार्मर छोटा काश्तकार है जिसको फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज कमी इश्यूज हैं, तो वो अगर कमी करनी है सब में करनी है। ठीक है, अगर उसने पोटाश भी कम डालनी है, उसी तरह फास्फोरस भी कम करे, साथ ही नाइट्रोजन भी कमी करे। अब ये ना हो कि सिर्फ नाइट्रोजन ही डाल दें,
हाँ। अब देखिए ना, हम सिर्फ रोटी खाते रहे तो हमारी हेल्थ उस तरह नहीं रहेगी। हम सिर्फ दूध, कितनी अच्छी चीज है, हाँ। बहुत एक गज़ा है, तो अगर हम सिर्फ दूध ही बात पीते वही रहे- बैलेंस की आ हाँ। जाती है ना कि हर हाँ। चीज का बैलेंस है, और बिल्कुल। आपने ये नहीं है कि एक चीज की जाती जो Excess। है वो आपको, वो जी। चाहे अच्छी भी है लेकिन बिल्कुल। अगर वो जरूरत से ज्यादा कुछ इनटेक कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल, आपकी सेहत को बिल्कुल नुकसान देगी। अच्छा सर, आपने चाइना का भी अभी रिसेंटली विजिट किया है, तो चाइना की मार्केट में और अगर फैसलाबाद की स्पेशली पाकिस्तान की देखा जाए तो यहाँ की मार्केट में कितना डिफरेंस है, और तिल के हवाले से स्पेशली बताइएगा कि किस तरह का ये विजिट पूरा रहा और आपने क्या चीजें एनालिसिस की जो आप देखते हैं कि यहाँ की मार्केट और वहाँ की मार्केट में मेजर डिफरेंस क्या देखा आपने? देखें जी, पहले तो जो क्योंकि काश्तकारों का इंटरेस्ट है काश्तकारी के हवाले से, तो उनके मौसम जो है, उनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। तो ठीक है, वो कमिटेड लोग हैं, बड़े जो है ना अच्छे तरीके से, और अपनी चीज़ों को सारों को मैनेज किया है। कि उसमें उनकी तरक्की का राज ही ये है कि वो एक तो पेट्रोटिक है, नारे वाले सिर्फ पेट्रोटिक नहीं है, कि सही तरीके से पेट्रोटिक अपने मुल्क के साथ हैं, फिर कमिटेड और डेडिकेट होकर जो काम करना है उसको वो करते हैं। उसके साथ अगर उनकी ज़राअत देखी जाए तो उनके मौसम जो है वो बड़े अच्छे, 35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, सॉइल पीएच 7 से नीचे है, और वो सारी चीज़ें इसी तरह बड़ी वेल मैनेज तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं, उस जोन्स के अंदर ही वो क्रॉप लग रही है, और उसके साथ साथ उन्होंने हर चीज़ की इंडस्ट्री डेवलप की है। हमारे तो अब तिल लगे हैं कि 1-2 इंडस्ट्री हैं, वो इस तिल को उनके पास हमारे से ज़्यादा तिल हैं, अच्छा। वो उसके साथ साथ हमारे से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसको वहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। दुनिया की जो टॉप लेवल की इंडस्ट्री सेसमी की इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री की 2 लाख टन पर ईयर जो है कंजम्पशन है, वो उसमें उसका ऑयल निकाल रहे हैं, उसके सॉसेस बना रहे हैं, और वो जो है ना सिर्फ अपने मुल्क में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि दूसरे जो ममालिक हैं जिस तरह जापान है, कोरिया है, यूरोप की जो मार्केट है, उधर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप वहाँ पे हैरान होंगे कि जिस तरह हम यहाँ पे मिठाइयाँ लेते हैं, और हालांकि मिठाई को इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उन्होंने बड़े अच्छी पैकेजेस बनाए हुए हैं जिसमें एक बोतल बड़ी, जिस तरह ऑलिव ऑयल की बोतल होती है, इस तरह की बोतल सेसमी ऑयल की होती है, उसमें सॉसेस जिस तरह हमारे जैम की बोतल्स होती हैं वो उसमें पैक होते हैं, और बड़े अच्छे पाउच के अंदर वो जब किसी घर जाते हैं तो वो गिफ्ट पैक के तौर पर वो लेके जाते हैं। तो ताकि कि उसका इस्तेमाल करें और सेहत उनकी इसमें भरपूर तरीके से रहे। इस टूर्स के हवाले से हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी अड्डा। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और किस तरह से ऑयल हमारे लिए ज़रूरी है वो जानना तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन इससे हम अपनी मईशत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इससे हम अपनी इकॉनमी में रेवेन्यू कैसे अच्छा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम इकॉनमी को बेहतर बनाना बेहद ज़रूरी है, और उसमें हमारी जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो वो कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारी हेल्थ के लिए, और उसी के साथ साथ जैसा से हमें ये हेल्दी रखने में मदद देते हैं, हमारी इकोनॉमी को बेहतर बनाने में ये किस तरह से साथ मदद देते हैं। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे आपके चाइना विजिट की, तो हमने बात की कि वहाँ के यहाँ की मार्केट में बड़ा डिफरेंस है, और किस तरह से वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को प्लानिंग के साथ चलते हैं। रिसोर्सेज के उनके पास रिसोर्सेज बहुत बेहतरीन है। आई एम श्योर कि चाइना के पास रिसोर्सेज हमसे तो बहुत हद तक बेहतरीन होंगे, लेकिन पाकिस्तान में महदूद वसाइल में रहते हुए हम किस तरह से अपनी मार्केट को बढ़ा सकते हैं और नई मार्केटें कैसे ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें जी, लास्ट ईयर हमने $450 मिलियन सिर्फ तिलों की एक्सपोर्ट से हम पाकिस्तान में लेके आए, और ये बड़ी, जिसकी वजह से फार्मर को, देखिए मुल्क को तो फायदा हुआ, और ये नीचे ग्रॉस रूट लेवल तक जाता है, फार्मर को अच्छी प्राइसेस मिलती है। उसके लिए आपको देखें जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और जो प्रोडक्शन है उसको भी सस्टेनेबल लेके आना पड़ेगा, फिर ही आपकी जो मुल्क है वो किसी भी प्रोडक्ट की मंडी बनता है। ठीक है, अगर आपके पास एक साल प्रोडक्शन है, अगले साल प्रोडक्शन नहीं है, तो जो बड़ी इंडस्ट्री है उनकी तो सस्टेनेबल बेसिस पे रिक्वायरमेंट चल रही होती है, तो वो आपकी तरफ फोकस नहीं करते, वो उस मार्केट को तलाश करते हैं जहां पे सस्टेनेबल प्रोडक्शन भी हो, और उसके साथ साथ क्वालिटी जो है वो भी उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, फिर ही वो उसको करते हैं। आपकी क्वालिटी डाउन है फिर भी वो आपके फोकस में नहीं होंगे, आपकी प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर भी वो, तो एक तो ये चीजें आपने जो भी आपने करना है, आपने फोकस करना है कि हमने इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसको हर साल हमने लेके जाना है, ठीक है। उसके लिहाज से आपने इसको, इसके अंदर जो है हमारी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा बड़ा रोल और अच्छा रोल हो सकता है। जैसे कि हमने इस साल भी एक किया कि चाइनीज कंपनीज भी पाकिस्तान में आके कुछ काम कर रही हैं, तो उनके साथ हमने मिलकर ये किया कि वो उन्हें कहा कि आप तो चिलीज पे काम कर रहे थे, हमने कहा आप तिलों पे भी करें, लेकिन इस पे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, काश्तकारों के पास तिल लगवाएं और उनसे बाई बैक करें।
तो उसका हमने तरीकाकार ये बनाया कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हमने एक एक मॉडल फॉर्म बनाया। उन्होंने एग्री ग्रेजुएट्स जो है लोकल रखे ताकि वो लैंग्वेज बैरियर ना हो और वो आसानी से कर सकें। उनको अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रेनिंग दी, जितने भी थे, पूरी 1 डे ट्रेनिंग थी, जिसमें उसकी सोइंग से लेकर सीड प्रोडक्शन से लेकर इवन उसकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट टू चाइना तक जितने जो टेक्निकल और लीगल इश्यूज हैं वो भी उसमें एड्रेस किए गए ताकि वो लोग सारे उसको लेके जा सकें। तो वो बड़ा अच्छा हमारा जो है वो इस दफा एक्सपीरियंस रहा। वो मॉडल फॉर्म पे ना सिर्फ उन मॉडल फॉर्म की अच्छी प्रोडक्शन हुई, बल्कि उन लोगों ने जो हमारे एग्री ग्रेजुएट्स थे, जो इर्द गिर्द के छोटे फार्मर थे, उनके लिए भी छोटे छोटे सेमिनार और अवेयरनेस कैंपेन रखी, उनको भी ट्रेनिंग दी और एट द एंड जो मॉडल फॉर्म था उधर प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है उसे डिक्लेयर किया और वहां पे जो भी प्रोड्यूस आई वहां से वो परचेज करके वो बल्क करके चाइना वो पहली शिपमेंट जा रही है। और उसके साथ साथ जो चाइना विजिट की आपने बात की, वहां पे बड़ा अच्छा जो हमने वहां पे किया, वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से मिले। वहां की जो डैमिंग एक काउंटी है बीजिंग के करीब, तो वो 25% जो रिक्वायरमेंट है वहां पे इंडस्ट्री बड़ी है चाइना की जितनी भी है, उधर 2 लाख टन से ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट है। तो वो पाकिस्तान के साथ 25 कंपनीज के साथ MOU करने जा रहे हैं, जिसमें यहां से हम प्रोड्यूस उनको भेजेंगे, उसके साथ साथ R&D के अंदर वो हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ वहां पे वो एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन पार्क बना रहे हैं डैमिंग काउंटी में। वो बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव उनकी एग्रीकल्चर जो है ना उनका, जिस तरह हमारे तहसील या जिला होता है इस तरह वहां पे वो काउंटीज होती हैं, तो वो बड़ी अच्छी वहां पे है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए हैं, वो भी इसी तरह मॉडल फॉर्म के, क्योंकि हमें एजुकेशन की बड़ी कमी है, अवेयरनेस की कमी है फार्मर को, सही नॉलेज फार्मर तक पहुंचे। अब आप पता है सोशल मीडिया है जहां इसके बहुत सारे फायदे हैं, नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। हर बंदा जो एक्सपर्ट नहीं होता वो वहां पे गाइड कर रहा होता है, तो फार्मर को नहीं पता लगता, जिसकी वजह से नुकसान होता है। प्रॉपर जो क्वालिटी का सीड है वो फार्मर को नहीं मिलता। इस चीज के लिए हमारी जो इंडस्ट्री है उसे भी आगे आना चाहिए। देखिए उनका बिजनेस जब ही सस्टेनेबल होगा जब पहले वाली 2 चीजें, प्रोडक्शन हमारी सस्टेनेबल होगी और क्वालिटी भी हमारी सस्टेनेबल होगी। वो उसी के साथ हो सकती है कि हम अपने फार्मर को प्रॉपर एजुकेशन दें और प्रॉपर इनपुट्स जो है वो प्रोवाइड करें, तो फिर ही वो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी और उसके साथ साथ हमारी क्वालिटी भी जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक होगी। और उसके साथ साथ उन्हें हमें अगले एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, हमें प्रोसेसिंग में भी आना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जिस तरह चाइना हमारे से लेता है, वहां पे ऑयल एक्सट्रैक्शन करता है, वहां पे उसके सॉसेस बनाता है और उसके बाद वो फिर जापान को और हालांकि चाइना के पास अपनी एक बहुत हैंडसम वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसके बावजूद वो दीगर ममालिक से भी इंपोर्ट करता है। आप हैरान होंगी कि वो उनके हर जो डिनर या लंच है उसमें तिल का यूज होता है। अच्छा। तो वो जो किचन मैंने वहां पे देखी ना, किचन गार्डनिंग है, उसके अंदर तिल लगाए हुए हैं उन्होंने और वेजिटेबल्स के साथ साथ उसमें तिल भी लगे हुए हैं। तो वो इतना देखें अपने खुराक का वो ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि तिल बड़े अच्छे इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, सेसामिन सेसामोल होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस चीज के वो बड़े अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस हैं, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम जो है अभी प्रोसेसिंग में बहुत पीछे हैं। हम रॉ जो है वो बाहर बेच रहे हैं, हमारा रॉ जो है 10-12 हज़ार रुपये मन पे अगर जा रहा है, और इस टाइम अगर आप देखें $1300 पर टन का रेट है तकरीबन जो इंटरनेशनल मार्केट का जा रहा है, जो क्वालिटी के आपके तिल हैं। तो लेकिन अगर आप यही तिल प्रोसेस करके इसका ऑयल निकाल के आपका लाइजान देखें, तो जापान बहुत बड़ी मार्केट है, कोरिया है, आपके अरब कंट्रीज, इस दफा सऊदीया के साथ भी हम कोई एग्रीमेंट किया है, वहां पे भी जाएगा, आपका कतर, ओमान, ये सारे मुल्क जो है ना आपके बड़ी अच्छी मंडियां हैं। तो आप प्रोसेस करके अपना म्यार भी बेहतर रखें। उसमें देखें सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, हमारे मसाइल आते हैं कि म्यार के ऊपर आता है। अगर म्यार हम कहते हैं कि एक दफा ही हम सारी चीज खा लें, तो वो अगर आप उसको बिजनेस जो होता है ना वो आपके म्यार का नाम होता है। जितना आपका अच्छा म्यार होगा, नाम अच्छा बनेगा, उतनी इसकी सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस चलेगा। तो आप पाकिस्तान का नाम अच्छा जब देंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे, चाहे वो रॉ की सूरत में है, चाहे वो उसकी प्रोसेस होगा, और अगर प्रोसेस जाएगा तो आपको 10 गुना ज्यादा पैसे उसके मिलेंगे। और रोजगार मुल्क में देखें, आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी, मुल्क के अंदर जो रोजगारी है, एक बेरोजगारी बड़ा मसला है, तो वो लोगों को, हमारे यंग नौजवान है, उनको रोजगार मिलेगा। अच्छा, जो तिल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है, उससे हमारी लोकल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट्स आए हैं? जी देखें, उस पे इस दफा तो आप देखें ना, जिम्मेदार बहुत परेशान है। उसे ना गंदम में अच्छा रेट मिला है, मकाई के अंदर उसके नुकसान हुआ है, चावल भी हमारा जो है वो इसी की नजर हुआ कि हाई टेम्परेचर हुआ, और उसमें जो खासतौर पे हाइब्रिड राइस था उसके अंदर वो चाइनीज हाइब्रिड थे, हमारे टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सके, उसमें पोलिनेशन नहीं हुई उस टाइम, जो मई खासतौर पर जिन लोगों ने बहुत अर्ली कास्ट किए थे उनको ये मसाइल है। तो फिर बात वही है कि एजुकेशन, सही टाइम, क्लाइमेट को अगर आपने देखना है तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो वो फार्मर तो बेचारा तिलों के ऊपर
लोगों ने लगाए, लेकिन तिल में भी जब अगस्त की बारिशें उसकी वजह से प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई, क्वालिटी मुतासिर हुई। क्वालिटी की वजह से देखिए हमारा जो बहुत अर्ली लगाया हुआ था उसकी क्वालिटी हाई टेम्परेचर की वजह से मुतासिर थी। जब वो चाइना में सैंपल गए तो उन्होंने कहा ये तो क्वालिटी हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। हमने क्योंकि जो हाई टेम्परेचर में जो चीज प्रोड्यूस होती है उसमें ऑयल कंटेंट कम हो जाते हैं, उन्होंने उससे ऑयल निकालना होता है। वो ऑयल कंटेंट कम हुए, उसकी जो कलर था वो भी उस म्यार का नहीं था, तो उन्होंने कहा इसकी तो रेट नहीं है। तो वो जब एक दफा पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, होता है वो कहते हैं लास्ट इंप्रेशन है, वो गया, उन्होंने कहा इस दफा पाकिस्तान की क्वालिटी सही नहीं है। और फिर अल्लाह की तरफ से हुआ कि अगस्त के अंदर जो हमारी अच्छी फसल थी वो भी खराब हो गई। तो इस वजह से एक तो वो हुआ, दूसरा इंटरनेशनल जो मार्केट है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक चलना पड़ता है, वो भी डाउन है। ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज की वो डाउन है, जिसकी वजह से भी। लेकिन अभी भी जो है अगर आप अच्छी प्रोडक्शन लें तो 12,000 रुपए 13,000 रुपए रेट एक मुनासिब रेट है। जो जाता है ना, आप कुछ चीजों का रेट, ये भी हमारा एक मसला है कि हाइक बाज़ दफा चली जाती है शॉर्टेज की तरफ वजह से ना, जैसे पिछले साल ये 20-22 हज़ार तक भी गया। तो जो फार्मर है उसका इमेजिनेशन यही हो जाती है कि 20-22 हज़ार रेट होगा, लेकिन वो एक्चुअल रेट नहीं होता। एक्चुअल रेट अगर देखा जाए तो 12-13-14 हज़ार रुपए बहुत अच्छा रेट है तिलों का, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमने फार्मर दूसरी तरफ जो है ना वो हम तवज्जो नहीं देते, रेट पे हम कॉन्शियस होते हैं कि रेट बढ़ना, प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं देते। लेकिन जब आप प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड जो है आपकी बढ़ जाएगी, तो रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। ये चीज तो हमने खुद भी देखी है कि अगर आपकी चीज की क्वालिटी अच्छी होती है ना तो लोग आपको एक आम सी मिसाल है कि 1-2 रुपए ज्यादा भी देने पे वो हिचकिचाते नहीं है, उसको हेजिटेशन फील नहीं करते, क्योंकि उनको पता होती है कि फलां शॉप का कपड़ा या फलां चीज जो है वो बड़ा अच्छी है, बड़ा फूड बड़ा अच्छा है, तो हमने वहां से जाके खरीदना है। आल्दो हमें 5 रुपए महंगा भी पड़ जाएगा तो खैर है, लेकिन यही सेम अगर हम एग्रीकल्चर में भी देखें, क्वालिटी को अगर हम सस्टेन रखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में हम अच्छे से अदरवाइज फिर हमें जो मिडिल मैन है ना वो भी करता है कि बीच में आ जाता है, वो एक्सप्लॉइट करता है कि क्वालिटी नहीं है, वो रेट और क्वालिटी मेंटेन रखना बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच साथ के आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, और तमाम देखने वालों के लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियां पैदा करे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।